ठीक है, मैंने इसको नाम दिया है लग्न सूत्र। ठीक है, तो लग्न सूत्र के नाम से ऐसा कोई कंटेंट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम फिर मैंने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया, लग्न सूत्र इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, लग्न सूत्र से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कुछ रिलेटेड है लग्न से, है ना। सूत्र मतलब फॉर्मूला। सूत्र मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, है ना। सूत्र एक तरीके का जैसे बोलते हैं ना कि मोतियों की माला है, मतलब उसमें एक सूत्र है, उसके अंदर पिरोया गया है। मतलब कुछ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, कनेक्टेड हम बोल सकते हैं सीरीज में। या आप और सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको फॉर्मूले के लैंग्वेज में समझो तो लग्न सूत्र मतलब आप कुछ ऐसे कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आज, जिससे आप लग्न को बेटर तरीके से और आप इंटरप्रेट करना शुरू कर पाओ। ठीक है, तो बहुत बार ना आप लोगों ने देखा होगा, जब बुक्स आप लोग पढ़ते हैं बेसिक बुक्स, तो उसमें ना हर लग्न के और हर राशि के ना आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं कि इस लग्न वाला पर्सन ऐसे ऐसे होगा, है ना, ये मोटा होगा, पतला होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना, ये कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, तो थोड़ी जनरलाइज चीजें उसमें लिखी रहती है। ठीक है, तो हम ऐसी जनरलाइज चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम वो चीजें पढ़ेंगे जो इसका बेस है। ठीक है, तो लग्न सूत्र कलेक्शंस हैं कुछ रूल्स के, और वो सारे रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि राशियों के तत्व कौन से होते हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं सभी ने, है ना। अग्नि तत्व की राशि कौन सी है, ये क्लास में कराया गया था, है ना। ये यस। सब चीजें हमने करी हुई हैं। तो हम ऐसे ही कुछ रूल्स को हम लोग यूज करेंगे, और कलेक्टिव तरीके से हम समझेंगे कि इनको कैसे हम लोग प्रोडक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें, कुछ एडवांस नहीं है, मतलब। बट आपको जो समझना है सारी क्लास में, वो ये समझना है कि इसको मैं कैसे फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, या इसको मैं कैसे फिट कर रहा हूँ हर लगन में। अगर आपके बेस समझ में आ गया, ठीक है, तो ज्योतिष का फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। देखो, अभी दो दो चीजें हैं ज्योतिष में, एक तो ये कि कुंडली देख के हम लोग एटलीस्ट उसके बारे में ना कुछ प्रिडिक्शंस करें, उसके बाद उसको टाइम करें, है ना। टाइमिंग के लिए आपके पास विंशोत्तरी दशा है, आपके पास डीसीपी पद्धति है जो हम लोग दोनों पढ़ते हैं, करेक्ट, भृगु चक्र पद्धति। और उसके बेसिक्स प्रिडिक्शंस के लिए आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको समझते हैं। तो उससे पहले करें। ठीक है, लग्न सूत्र मैं एरीज से स्टार्ट करूंगा। और जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं आपको पूरा 12 के 12 लग्न नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो कराने बैठूंगा तो वो 6 महीने और बीत जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक या दो लग्न लेके, एक तो मैं एरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा आपकी चॉइस का कोई भी लग्न आप ले लो। ठीक है, और वहां मैं उसको बताऊंगा कैसे हमको यूज में लाना है, तो बाकी लग्न का आपको खुद करना है। बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा हर एक लग्न की। तो आपको इसका एसेंस आप समझो, इसका तरीका आप समझो, बाकी आप अपना एज अ होमवर्क इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फिर सबमिट भी करना है बाद में एज असाइनमेंट, जैसा अभी तक सब लोग करते आए हैं, है ना, वैसे ही सबमिट कर दीजिएगा। और मैं फिर बता दूं कि लग्न सूत्र के नाम से कुछ भी कंटेंट ऐसे बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये नाम मेरा दिया हुआ नाम है इसमें, लग्न सूत्र। बट इसके जो रूल्स है वो कोई नए रूल्स नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कलेक्टिवली आपको मैं सिखाऊं। ठीक, तो आइए तो ये एक है ब्लैंक चार्ट। ठीक है, सबको आई होप दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। तो जैसा मैं एरीज से स्टार्ट करूंगा, तो मैंने पहले अगर एरीज से हमें स्टार्ट करना है ना, तो मैं जेमिनी साइन, कैंसर,
लियो, वर्गो, का, स्कॉर्पियो, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, हमने राशियां लॉट कर दी 12। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या समझना है कि आपके सामने कोई भी चार्ट आई, ठीक है, डायरेक्ट उसका आपको टाइमिंग उतारने में नहीं आपको उतरना है। कोशिश पहले आप समझो कि वो चार्ट का बेसिक मॉडल क्या है। और ये मैंने सेशन में पहले भी बताया, बट अभी बच्चे इसमें नए भी हैं तो मैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं कि जब मैं लग्न की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो ना कस्टमाइज होता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपके 9 ग्रह हैं, ठीक है, गोचर में अभी वो मूव कर रहे हैं, हर राशि में ट्रांजिट करते हैं, है ना। एक्वेरियस में सैटर्न है अभी इस साल, कल को वो जाएगा पाइसेस में, है ना, फिर जाएगा एरीज में, हर 2.5 साल में चेंज होता रहता है। सेम ऐसे ही जुपिटर भी मूव करेगा, राशि टू राशि वो चेंज होते रहेंगे, वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। बट कोई पर्सन जब बर्थ लेगा तो वो पर्टिकुलर किसी एक लग्न में पैदा होगा, करेक्ट, है ना। जैसे मेरा जन्म धनु लग्न में हुआ है। जब जिस मोमेंट में मेरा जन्म हुआ है, जिस मिनट में, उस टाइम पे वहां पर धनु लग्न उदय हो रहा था ईस्टर्न होराइजन में। तो वो जो हम फर्स्ट हाउस असाइन करते हैं राशि में, वह हम धनु में अपने उसमें लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा लग्न बनता। तो अब मेरा बाय बर्थ और टिल डेथ जो मैं फॉलो करूंगा वो धनु लग्न को फॉलो करूंगा, धनु लग्न मेरे लिए था। यही यही होता है मतलब। सेम ऐसे ही नीरू जी भी जब उनका बर्थ हुआ होगा तो वो भी किसी पर्टिकुलर लग्न में पैदा हुई, है ना। बट जब नीरू जी का जन्म या विजय का जन्म जब हुआ होगा, है ना, भले ही उनके लग्न अलग अलग, ठीक है, बट जिस साल उनका जन्म हुआ है ना, उस साल की या उस महीने की जो प्लानिटरी पोजीशंस होंगी वो मैक्सिमम ग्रहों के सेम होंगी। सूर्य 1 महीने तक राशि चेंज नहीं करेगा, है ना। तो जिस महीने मान के चलो विजय का जन्म हुआ है, अगर अप्रैल में, अप्रैल महीने में सूर्य जिस राशि में होगा उस महीने में जितने बच्चे पैदा होंगे सभी के सेम राशि में रहने वाला है ना। शुक्र भी जल्दी मूव नहीं करेगा, सूर्य महीने भर में करेगा, चंद्रमा है जो हर 2.5 दिन में चलता है। तो एटलीस्ट 2.5 दिन तक का जो जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी प्लानिटरी पोजीशन लगभग सेम रहेगी। इतना मानते हैं सब लोग, ठीक है। तो अब इसमें जब हर घंटे, हर 2-3 घंटे में कोई जब किसी का बर्थ होगा तो अपना वो लग्न लेके अलग से पैदा होगा, अलग उसका सबका एक अलग लग्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फिनोमिना है इसमें। एक फिनोमिना जो यूनिवर्सल चल रहा है ना, ग्रह अपना मूव करते जा रहे हैं, वो सबके लिए सेम है ना। बट जब बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद जिस पर्सन को जो लग्न मिला है, अब वो उस लग्न के दायरे में, उस लग्न की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उस लग्न की क्या बोलेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बेसिस पे उसको रिजल्ट मिलेंगे। उसके बेसिस पे वो अपना कर्म कितना करेगा, वो सब उसका डिसाइड होता है, ऐसे ही होता है। तो अब लग्न सूत्र आपकी कहाँ मदद करेगा? लग्न सूत्र आपकी हेल्प ये करेगा कि किसी का जन्म अगर ईडीज लग्न में हुआ है तो उसकी बेसिक एबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप लग्न सूत्र जो रूल्स हैं इसको आप समझो कि एक तरीके से आप ना बेस योगास पढ़ने वाले, है ना, जो बुनियादी योग कुंडली में एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। अभी जो बच्चे ब्लैंक चार्ट के बारे में जो पढ़ते हैं, है ना, वो सिमिलर सही है, ठीक है, ये भी सिमिलर सही आपको लगेंगे दोनों। बट यहाँ पर हमारे पास फिक्स रूल है, आपको पता है कि आगे मुझे क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, ठीक है। कोई रैंडम भी हम प्रोडिक्शन इसमें नहीं करेंगे, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं अपने ज्योतिष के जर्नी में, बेसिक्स में, है ना, आपने एलिमेंट्स पढ़े, आपने उनकी मूवमेंट्स पढ़ी, करेक्ट। विचार स्थिर द्विसभाव राशियां होती हैं, आपने ये पढ़ी, उनको कैसे यूज में लाना है वो हमें समझ में आना चाहिए, है ना। ग्रहों के आपने एस्पेक्ट्स पढ़े। हम्म। पाप करते हुए योग के बारे में पढ़ा है सबने? जी सर। यस सर। पढ़ा है, ठीक है। नीरू जी आपने पढ़ा है?
पाप कर्तरी, ज्योतिषमती, हाँ जी सर, मैडम ने बताया है, अभी यूज नहीं बताया ना, किया। यूज नहीं किए हैं, ठीक है। पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी योग है ना, ये सब चीजें हमने सुनी होंगी। अब हम इसको यूज करेंगे हर लग्न में। तो ये आपको ना एक बेसिक एट्रीब्यूट आपको बताएगा कि इस लग्न में जिनका जन्म होता है ना, उनके साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो बाई बर्थ वो लोग लेके पैदा होते हैं। ठीक है, हर लग्न के साथ वो जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हर लग्न के साथ वो चीज हमारी कनेक्टेड है। पहले हम समझते हैं बेसिक्स चीजें। ठीक है, अभी आप इसको एज इट इज ये मत सोचना कि जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल 100% लग ही जाएगा चार्ट में, है ना। वो मॉडिफाई होगा डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट टू चार्ट, और उसमें भी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, बट पहले उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, है ना। एक second। बेसिक्स हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको जैसे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस आप लोगों ने पढ़ा है, हम खाली सिर्फ अभी साइंस की बात करेंगे। लग्न सूत्र लग्न और राशियों के ऊपर ही है base। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, आपने पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है फायरी, अर्दी, विंडी एंड वाटरी। करेक्ट। फायरी साइंस कौन से होते हैं? 159, मेष राशि, वृषभ राशि, सॉरी मेष, लियो, सिंह राशि और सेजिटेरियस, ये पढ़ा था हमने। अर्दी साइन कौन से होते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। विंडी साइन कौन से होते हैं? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये हमने करा। वाटरी हमने पढ़ा था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा हमने हमने और क्या पढ़ा है? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी हम लोगों ने बेस्ड ऑन दी मूवमेंट्स, है ना, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये हमें पता है फायरी है ना। बट इसमें भी जो एरीज साइन है वो फायरी भी है, मूवेबल भी यस सर। है ना। यस सर। है ना, अग्नि तत्व की राशि भी है और चर राशि भी है, मूवेबल। फायरी में एक और साइन हमने पढ़ा, लियो, सिंह राशि। सिंह राशि फायरी तो है बट साथ में वो फिक्स साइन है, करेक्ट। और सजिटेरियस साइन धनु राशि, ये भी फायरी है बट कॉमन साइन। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट है। अब हमारे पास तीन अलग अलग डिस्टिंक्शन हमें मिल गई, तो इसका अपना एक मतलब है। ठीक है, ये आपको ना बताएगा कि एरीज साइन को किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। दो एलिमेंट आपके पास है, एरीज के साथ है फायरी एंड मूवेबल, है ना। लियो के साथ है फायरी एंड फिक्स, और सजिटेरियस के साथ है फायरी एंड कॉमन। तो ये दो एलिमेंट को भी अगर आप समझ जाएंगे तो वो राशि कैसे बिहेव करेगा ये आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? सेम ऐसी जब हम अर्धी साइन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब हम अर्धी साइन की हम बात करें तो अर्धी साइन में क्या पहला राशि कौन सा है? टॉरस, तो है ना। तो अर्थ है प्लस फिक्स साइन है। हम्म वर्गो है, ये भी अर्धी साइन है बट कॉमन साइन है। कॉमन मतलब, है ना, द्विस्वभाव द्विस्वभाव। राशि। और कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि, ये भी अर्धी साइन है बट मूवेबल है, चर राशि। हाँ, फिर वही कैटेगरी होगी कि अर्धी साइन के अंदर भी आपने तीन अलग अलग हमारे क्लासिफिकेशन, फायरी साइन में मतलब चरस और द्विस्वभाव में, ये भी हमने बात है। सेम ऐसे ही जो विंडी साइन है ना, जो वायु वायु तत्व की राशि है, जैसे जेमिनाई हो गया, फायरी तो है बट कॉमन साइन है ना, मतलब डुअल साइन, है ना, द्विस्वभाव राशि। लिब्रा है, ये भी वायु तत्व की राशि है बट ये मूवेबल है, चर राशि। एक्वेरियस है, ये भी मूवेबल आपका वायु तत्व की राशि है बट फिक्स है। फिर कैटेगरी हमारी क्लियर हो गई।
कि तीनों के तीनों वायु तत्व की राशि सेम नहीं है, उसके मूवमेंट्स के डिफरेंट है। सेम ऐसे ही वाटरी साइन, कैंसर राशि वाटरी साइन है बट चर राशि की है ना। स्कॉर्पियो राशि वाटरी साइन है, फिक्स है। पाइसिस राशि वाटरी साइन है, डुअल। कॉमन द्विस्वभाव। क्लियर। तो ये ये सब। कैटेगरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसको ना मैं आपको ना एक इंटरप्रिटेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको समझो आप एक बार, ठीक है। चाहो तो आप नोट्स आप बाद में वीडियो देख के आप नोट्स बना लेना, या अगर अभी चाहते हो तो अभी बना लो, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषि जब प्रिडिक्शन आपको क्लासिकल बुक में देंगे ना, तो वो अ, इन इन बेसिक्स को ना वो हाईलाइट नहीं करेंगे, वो सीधे प्रिडिक्शंस कर देंगे ऐसा ऐसा। अब आप सोचते रहो कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, बट उसका रीजन ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बताया होता है, तो वो हम लोग उसको ना कोरिलेट नहीं कर पाते, है ना। जैसे मान के चलो कि फायरी साइन है, ठीक है। अगर फायरी साइन फर्स्ट हाउस में किसी के पड़ता है, तो एक तरीके से बिहेव करेगा वो, है ना। तो अगर फायरी साइन अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, तो वो आदमी को जनरली देखोगे ना, वो शॉर्ट टेम्पर्ड आपको मिल सकते हैं, है ना। थोड़ा उनके अंदर प्राउडी टाइप का नेचर मिलेगा, है ना। एरोगेंस, है ना। वो अनअटैच्ड वो लोग रहते हैं, और थोड़ा हैवी बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं अगर एरी साइन फर्स्ट हाउस में पड़ता है तो। ये चीज मैंने बोली, कारण आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ द फायरी तत्व, अग्नि तत्व। तो जब आपको ज्योतिष में ये तत्व पढ़ाए गए थे ना, तो आपको इन तत्वों का मतलब पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो पढ़ो। ये सब आपको कहाँ से मिल सकता है, ये सब आयुर्वेद का टॉपिक है। आयुर्वेद में अग्नि तत्व की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये तत्वों बेसिस पे तो वो डिफाइन होता है ना कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, किस तरीके का आपको दोष हो सकता है, वात पित्त कफ, ये सब चीजें वो लोग पता करते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा क्लास के बाद ना आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना कि फायरी तत्व के लोग कैसे होते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया फायरी साइन का फर्स्ट हाउस में, फायरी साइन अगर सेकंड हाउस में हो, फायरी साइन अगर सेकंड हाउस में हो, फायरी साइन में देखो कोई भी राशि हो सकती है, करेक्ट। जो भी फायरी साइन की राशि अगर सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो क्या क्या टेंडेंसी हो सकता है। फायरी साइन अगर सेकंड हाउस में पड़े, है ना, तो एक टेंडेंसी रहती है कि वो आदमी ना झूठ बोलने वाला आदमी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि होगा ही होगा 100%, इसमें और भी हमको चीजें देखनी है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, ठीक है। बेसिक एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा है। अगर किसी का फायरी साइन अगर सेकंड हाउस में आ रहा है, तो लग्न में क्या कौन सी राशि आएगी, ये आप लोग को फटाफट दिमाग में ना वो डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। कितनी कितने तरीके के लग्न में सेकंड हाउस में फायरी साइन हो सकता है, बात समझ में आ रही है। ये लग्न सूत्र का जो प्रैक्टिस है ना, ये देखो ये बहुत टाइम लेगा, है ना। सीखने में आसान है, बट प्रैक्टिस में इट विल टेक मच टाइम। तो जो मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एक बार ध्यान से आप लोग समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप रात में जब सोते हैं ना, तो एक ब्लैंक का एक लग्न बना, जैसे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है चार्ट ब्लैंक वाला, ऐसा एक चार्ट बना लो, और उस पर लग्न लिख लो आप, है ना। लग्न राशि लिख लो, उसको देखो 10 मिनट तक, बिल्कुल आंख बिना बंद किए ना। त्राटक क्रिया बोलते हैं ना उसको योग में, एक ही डायरेक्शन में देखते रहना, वो करो फिर सो जाओ। तो आपके दिमाग में ना रात में वो लग्न घूमता रहना चाहिए, ठीक है। अब जो क्लास में आप पढ़ोगे आज ना, वो चीज वो सपने में भी ना वो चीज आप इम्प्लीमेंट करते रहो। सुबह उठ के आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीजें ना आपको समझ में आ जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो चलता रहना चाहिए। लग्न सूत्र ऐसे ही मस्त भी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास ये फायरी साइन वाले जब ये हाउसेस में आप देखोगे ना, तुरंत आप इंटरप्रिटेशन आप शुरू कर सकते हो आसानी से। तो ये प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ेगा ये हैबिट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सेकंड हाउस में अगर एरीज साइन आता है, ठीक है, तो टेंडेंसी होती है कि वो पर्सन
झूठ बोलने की आदत है ना, या ऐसी वाणी बोलेगा जो सेपरेशन क्रिएट कर सकता है। तो क्या बोलते हैं वो एक अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, क्या, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल टाइप की जो अ, वाणी होती है ना बोलने में, वो उनके में हो सकता है। ठीक है। और ऐसे लोगों के ना जो हैबिट और एटीट्यूड भी होते हैं ना, वही बड़े हार्मफुल होते हैं। हैबिट एटीट्यूड ये सेकंड हाउस का फीचर है, वहाँ अग्नि तत्व बढ़ता है। ठीक है। इसलिए हम इस तरह की चीजें हम लोग उसमें निकाल लें। अगर यही अग्नि तत्व अगर थर्ड हाउस में पड़ता है, थर्ड हाउस किसके लिए हम बोलते हैं, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अब मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ कि अगर इसमें कोई एरीज कोई अग्नि तत्व की राशि अगर पड़ती है थर्ड हाउस में, अग्नि तत्व की राशि एरीज है, पहली राशि। ठीक है, तो लग्न कौन सा हुआ, एक्वेरियस लग्न। एक्वेरियस। एक तो पॉसिबिलिटी होगी एक्वेरियस लग्न की। अगर एक्वेरियस लग्न है तो उन लोगों का थर्ड हाउस में एरीज पड़ेगा, अग्नि तत्व पड़ गया, करेक्ट। अग्नि तत्व की एक और राशि कौन सी होती है, लियो। अगर थर्ड हाउस में अगर लियो साइन है, लग्न कौन सा हो गया, जेमिनाई। जेमिनी। जेमिनी। यानी ये जो हम लोग प्रिडिक्शन अब करने की कोशिश करेंगे, ये जेमिनी वालों के लिए भी लागू होगा। ठीक है, एक्वेरियस के लिए भी लागू होगा। तीसरी अग्नि तत्व की राशि कौन सी होगी, धनु। धनु। तो लिब्रा। लग्न कौन सा हो गया, लिब्रा। लिब्रा। तो लिब्रा के लिए भी ये प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम खाली भी अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं। बट जब अग्नि तत्व के साथ आप फिक्स, डुअल और वो मिलाओगे तो फिर अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जब थर्ड हाउस में अग्नि तत्व की चीजें पढ़े तो वो क्या हो सकता है कि उस आदमी के अंदर एक करेज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, बोल्डनेस देता है ना। वो आदमी को चैलेंजेस को फेस करने की जो क्षमता होती है ना, वो देता है, क्योंकि वो अग्नि से ही आनी है ना, वो तेज से ही आना है। वो थर्ड हाउस की इस पर्टिकुलर कारक तत्व के लिए वो सुटेबल है। बात समझ में आ रही है। So it's a positive sign, right? पॉजिटिव साइन। क्योंकि ये जो अग्नि तत्व की चीजें हैं, ये करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए दैट इज रिलेवेंट। बट यहीं अगर आप विंडी साइन डाल दो, वाटरी साइन डाल दो, है ना, अब तो कॉन्फिडेंस टिमिड हो के जाए। लिए वाटरी साइन वो शेकेबल और वेवरी चीज नहीं चलेगी वहां पे, है कि नहीं। ये तो समझने वाली बात है ना। कोई चीज अगर डामाडोल है जिसका नेचर, कॉन्फिडेंस जी। नहीं आएगा उसमें। यही तो होता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आना है, थर्ड हाउस से आना है। थर्ड हाउस में। तो कभी भी आपकी आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपको अगर लग्न देख के बताना है तो वो लगने की चीजें कहाँ से आ रही होंगी, थर्ड हाउस में तो आएंगी, जी। है कि नहीं। तो मतलब तो सर इंटरप्रिटेशन आप ऑल क्या द समझोगे कि लिब्रा में, एक्वेरियस में, जेमिनाई में, ये तीन लग्न में ये करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन हो सकता है ना, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन दी। ये जो मैं हाउस बताया ना, अगर ये हाउस एफ्लिक्शन में चला गया तो इसका सीधा सीधा असर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज पे पड़ता है ना। क्योंकि इस पर्टिकुलर लग्न के लिए यह सेल्फ कॉन्फिडेंस करेज बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, क्योंकि वो वहां पर उस तत्व के साथ वो टैली होता है। या तो वो तत्व देखो उस चीज को इंप्रूव कर रहा होगा, या उसको वो खराब कर रहा होगा, है ना। वो जो भी कुछ कर रहा होगा वो उस लग्न की पहचान है। समझ पा रहे हैं बात। फोर्थ हाउस बताइए, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में अगर फायरी साइन है तो आपको क्या समझ में आता है। फोर्थ हाउस में क्या कारक तत्व हो सकते हैं, Emotions. इमोशंस। Emotions, हैप्पीनेस। anger, happiness. चलो इमोशंस है, हैप्पीनेस है, पीस है। ठीक है, हम तीन लेते हैं सिर्फ। एज। हाँ, और बहुत सारे हैं, हम तीन लोग के लेके चलते हैं, इमोशन, हैप्पीनेस एंड पीस। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ फायरी साइन हो तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा
पीस में, शांति, मन की शांति भी फोर्थ हाउस ही दिखाता है ना। अगर फायरी साइन हो वहां पर तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या Less emotions, Antagonistic. So against it. अभिजीत जी आप क्या कह रहे थे? less emotions. लेस इमोशन, पीस, Peace will be destroyed. पीस तो डिस्ट्रॉय होगा ना। अग्नि हाँ तत्व, हाँ अग्नि 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 तत्व तत्व कभी स्टेबल नहीं रहती। yes. देखो हमारे वेदों में ना, जब भी जो सबसे पहली ऋचा है ऋग्वेद की, है ना, वो स्टार्ट होती है अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि से, अग्निमिदम मम, है ना। और जितने भी जो प्राइम मंत्र है ना, उन सब में अग्नि की बात होती है। और जब वहां पर वेदों के टाइम पे, जब कुछ सुप्रीम चीज को दिखाने के लिए कोई मूर्ति नहीं थी, तभी अगर वेदों में तो एक्चुअली मूर्ति पूजा की बात नहीं है ना। पर जब वहां पर सुप्रीम बीइंग की बात होती है ना, ऐसी चीज को दिखाने के लिए जो हमेशा ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी मतलब जो हमेशा ऊपर की तरफ हो, वो अग्नि की बात होती है। क्योंकि अग्नि ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती है। उसके अलावा सारे तत्व नीचे जाते हैं, अग्नि एकमात्र है जिसको कभी नीचे जाता, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मूवमेंट उसका स्वभाव है, जलाना उसका स्वभाव है ऊपर की तरफ। वो आदमी कभी पीसफुल नहीं हो जाता। मन की शांति आसान नहीं होनी, है ना। मन की शांति के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। और अग्नि में, अग्नि का बेसिक नेचर स्टेबिलिटी का नहीं है, ठीक है, बट स्टेबल अग्नि होना चाहिए, ऐसा योगा में हम कर सकते हैं, पर बेसिक नेचर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जिसका एरीज साइन फोर्थ हाउस में आता हो, एरीज साइन हो गया, लियो हो गया, सेजिटेरियस हो गया, सारे अग्नि तत्वों की राशियां, है ना, जिनका फोर्थ हाउस में आता हो, उनका जो लग्न बनेगा, क्या उस लग्न वालों के लिए पीस, मेंटल पीस संभव है? मुश्किल है, ठीक है। वो तभी संभव है जब बहुत ज्यादा बेनिफिक इन्फ्लुएंस इस चार्ट में हो, इस हाउस में। अदरवाइज बाय नेचर तो नहीं लेके आते वो लोग, है कि नहीं। ऐसे फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, हर जगह आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे सिक्स हाउस की हम बात करें, सिक्स हाउस में फायरी साइन, सिक्स हाउस आपको पता है कि बीमारियों का है, फायरी साइन वहां रहेगा तो वो हेल्थ इशू रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, एक्सेसिव बॉडी हीट दे सकता है ना। तो ऐसे लग्न जिनके में फायरी तत्व की राशियां सिक्स में पड़ेंगी, है ना, वो बॉडी हीट की समस्या उस लग्न के अंदर बाय डिफॉल्ट फीचर है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक तत्व को रख के आप कैसे आप लग्न को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। सेवेंथ हाउस में एरीज राशि में बुक्स में लिखा गया है ना, कि दे आर एंटेंगल्ड इन इमोरल रिलेशनशिप, है ना, और इमोरल रिलेशनशिप विथ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। Doubt. ये अच्छा अच्छा नहीं बोला गया है, सेवेंथ हाउस में एरीज का होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम लोग एरीज साइन को हम लोग, एरीज कह रहा हूँ, ये अग्नि तत्वों का हम लोग यूज करते हैं। बट मान के चलो कि अगर मैं इस अग्नि को हम लोग छोड़ते हैं, हम आते हैं अर्दी पे, है ना। जैसे मैंने बोला कि सेवेंथ हाउस में अग्नि तत्व इज नॉट सपोर्टिव, बट अगर वह अग्नि को हटा के मैं अगर डाल दूं अर्थ, है ना, पृथ्वी राशि, तो पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी होगी? 2, 6, 10, है ना। तो जहां पर टॉरस साइन, वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन आएंगे सेवेंथ हाउस में, तो वो लग्न वाले जो लोग होंगे, तो ये अर्धी साइन सेवेंथ हाउस में क्या बताएगा? ये जस्ट एरीज उसका फायरी का उल्टा है ना। ये सपोर्टिव स्पाउस दे सकता है ना। ये मोरली अपराइट स्पाउस दे सकता है, जो कि अग्नि तत्व का जस्ट उल्टा है। हम्म।
अगर वायु तत्व की राशि की बात करें तो अब आप लोग मुझे बताओगे, तो वायु को आप मिक्स करो सेकंड हाउस में, बताइए कि सेकंड हाउस और वायु तत्व क्या आपको समझ में आता है? सेकंड हाउस की The कोई भी mind कारक change. तत्व बोलो, More उसमें more cooperative with family. मोर कोऑपरेटिव फैमिली। अच्छा, क्या लॉजिक? लॉजिक So समझ। because um, this Aries signs, they are more flexible. They are more हाँ पुनीत जी, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ पुनीत जी, क्या रहता है बताइए। जी सर। सर जो Aries signs हैं, Aries signs are more into interaction. They are more into connectivity. They are more flexible. They move. So they are just like air. So because of that, they have more communicative with the family, open communication with family, more flexible with family's needs. ठीक है, ठीक है, और कुछ कोई ट्राई करना चाहे? ठीक है पुनीत जी। So they want to increase the family इंक्रीज द फैमिली, member. क्योंकि हवा की तरह तो Yes, बढ़ते sir. चलेंगे, उड़ते चलेंगे। हाँ, ऐसे सर. अच्छा, 3-4 बच्चे पैदा होंगे, 10-12 ऐसे। ठीक है ना? तो ठीक है, चलो ये भी माना, बट आपको समझ में आ रही है हम क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं इसमें, है ना? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर विंडी नेचर, है ना, अगर वायु तत्व के सेकंड हाउस में हो, तो मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बात करता हूँ, वो है स्पीच। उसकी स्पीच कैसे होगी? First, fast फास्ट, speech. है ना? हो सकता है समझ में भी ना आए, जैसे मेरी स्पीच है, शायद Yeah. पता नहीं, बहुत तो मुझे में आती ही नहीं आती। ठीक है, तो नहीं सर, आपकी तरफ है। कुछ लोगों की होती है ना, आपने सुना होगा, वो ऐसी बात करेंगे कि एक सेकंड में सारा सेंटेंस खत्म और आपको समझ में नहीं आता क्या बोले, फिर आप पूछोगे दोबारा बोलना क्या बोला, तो वो दोबारा बोलेगा आराम से, है ना? विंड नहीं सर जो रैपर्स होंगे उनकी होगी। हाँ, रैपर्स, है ना? अच्छा, अब ये चीज एक क्वालिटी भी हो सकती है, ये एक चीज नुकसान भी हो सकती है ना? डिपेंडिंग ऑन दी वो चार्ट में सेकंड हाउस में कैसा इन्फ्लुएंस है, वो रैपर भी बना सकता है। ठीक है, स्टैमरिंग भी हो सकता यस सर। है। ठीक है ना? थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में सर जो अगर, तो हाँ, सर जो जिसे बोलते हैं तोतलापन, दैट इज आल्सो विद दिस एरी साइन इन सेकंड हाउस। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। एरीज साइन सेकंड हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस भी हम लोग स्पीच के लिए बोलते हैं, करेक्ट? वो अग्नि जी सर। अग्नि तत्व उसमें आ रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि उन लोग की स्पीच होगी डिवाइड एंड रूल टाइप, है ना? वो नहीं होते कुछ जो लेडीज होती हैं चुगलखोर टाइप की, कि चुगली कर रही होती हैं आस पड़ोस के लोगों से। ठीक है, तो कुछ लोग इसे मास्टरी होते हैं, तो मास्टर लोग आग क्या लगाना करेंगे, सर. उनके आग लगाना, है ना? फायर साइन, है ना? तो अपने बातों से आग लगाएंगे, वो ऐसे ऐसे लोगों के सेकंड हाउस में एरी साइन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की कुंडली देखो जो ऐसे मास्टर लोग होते हैं, है ना? तो ये आप इस तत्व के बेसिस पे 12 हाउसेस में आप लोग बना पाएंगे? अब आप समझ में आ रहा है रूल हम कैसे यूज कर रहे हैं? आपको उस सारे हाउसेस के एक एक तत्व को आपको उठाना है, ठीक है, और उसके कारक तत्व को उठाना है, दोनों को मिक्स करना है। हो सकता है कि आप सारे कारक तत्वों पे इसको ना इम्प्लीमेंट कर पाओ, बट कुछ मेजर तो निकालो, है ना? हर हाउस से कम 5-5 कारक तत्व या कम से कम 3-3 कारक तत्व निकालो,
है ना। आप मान के चलो कि हर हाउस से आपने 3 कारक तत्व निकाले, ठीक है, पूरे 12 हाउसेज आपके पास, 12 × 3 36। 33 कहाँ से होंगे, 36, जी सर। 36 हो गए, 36, ठीक है। तो 36 प्रोडिक्शन आपके पास हर लगने के लिए कर पाएंगे, जी सर। है ना। आपसे पहले जो बैच थी उन्होंने किया था इस पे काम, ठीक है। एक एक लग्न पे कम से कम 120 प्रोडिक्शन का काम हुआ है, एक लग्न पे, मुझे 12 लग्न पे करना है हमें तो। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको अभी सिर्फ 2 चीजें बताई है बस, है ना, एक तत्व को और एक मूवमेंट को लाना है। अगर मूवमेंट्स भी अगर हम लोग बात करें अभी, तो मूवमेंट्स को भी ऐसे ही होता है ना। तो मूवमेंट तो पता है कि फिक्स साइन है ना, कॉमन साइन है, और आपका मूवेबल है। ये भी हम लोग राशि में यूज कर सकते हैं ना। मूवेबल मूवेबल साइन भी आ जाए और विंडी साइन भी आ जाए, और आ जाए सेकंड हाउस में, है ना। तो जो मैं आपको बातों की आपको बता रहा था, जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर लग्न में, तो कौन सा साइन है जो विंड विंड भी और मूवेबल भी है, उस लग्न की फीचर है, कौन सा बनता है साइन ऐसा। सर लिब्रा। लिब्रा, राइट। लिब्रा विंड है, मूवेबल भी है। तो अगर लिब्रा साइन सेकंड हाउस में आ रहा है तो लग्न कौन सा बना, वर्गो, वर्गो। है ना। आसान है करना। सर एक बार वाटर एंड अर्थ साइन का प्रॉपर्टी एक बार बता दीजिए। वाटर एंड, अर्थ साइन किस अर्थ। हाँ ठीक है। तो वाटर एंड अर्थ के लिए हम लोग, ठीक है, तो वाटरी के पहले आप ले लो बात, बताओ कोई भी हाउस लो, वाटर एंड अर्थ। मीन लग लेंगे सर। मीन लग्न के लिए, ठीक है। तो वाटर और अर्दी साइन ऐसा कौन सा साइन है जो मीन लग्न में इस हाउस में पड़ेगा, बताओ। स्कॉर्पियो है सर। मीन 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 आपकी जो राशि है, मीन लग्न नहीं, मीन राशि की हम बात कर रहे हैं अगर अभी, तो वाटरी साइन है ना। और अर्दी है, अर्दी साइन नो। है। नो। तो हमें चाहिए कोई ऐसा साइन, नाइन्थ। नहीं अभी जो ज्योतिष मंत्री जी ने बोला, आप मीन लग्न के लिए पूछ रहे हैं कि मीन राशि का पूछ रहे हो। नहीं, वाटर इज मतलब आई जस्ट टोल्ड वी कैन टेक पैसेस लाइक दैट। स्पाइसेस, हाँ नहीं वाटर से, बट अर्दी भी चाहिए, है ना। तो वाटरी में हमारे पास 3 वो है साइन, करेक्ट। तो आपके पास है कैंसर, एक है स्कॉर्पियो, एक है पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है। तो 3 जो साइन है, ये तीनों साइन के अलग अलग एलिमेंट भी है, ठीक है। तो वाटरी साइन जैसे कैंसर साइन ले हम लोग, कैंसर साइन वाटरी है और मूवेबल, मूवेबल है। ठीक है। वाटर साइन एंड मूवेबल, कौन सा, कैंसर, ठीक है। तो अगर मान के चलो वाटरी साइन एंड मूवेबल साइन अगर हमारा पड़ता है 5th हाउस में किसी के, ठीक है, 5th हाउस में अगर कैंसर साइन है तो कौन सा लग्न बना, मीन, मीन लग्न। है ना। ये मीन लग्न का कुंडली हो गया। अब इनका पड़ रहा है 5th हाउस में, 5th हाउस में क्या देखते हैं हम लोग, एजुकेशन, संतान। इंटेलेक्चुअल संतान का। इंटेलेक्चुअल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन बेसिकली 4th हाउस से हम देखेंगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस होता है 5th हाउस। तो 5th हाउस, अब इंटेलिजेंस एक कारक तत्व हो गया। अब इसमें आपको वाटरी एलिमेंट और मूवेबल आपको लगाना है। तो इंटेलिजेंस कैसा होगा इस बंदे, इस पर्टिकुलर लग्न में, प्रोग्रेसिव होगा सर। प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव होगा, और देखो इंटेलिजेंस प्रोग्रेसिव होना इट्स गुड, है ना। बट एक चीज और होती है कि प्रोग्रेसिव के साथ हमको ना स्टेबिलिटी भी चाहिए। दो दो चीजें हैं, दोनों लगती सेम है, हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दोनों में फर्क है ना। वेवरी माइंड, इंटेलिजेंस
मतलब चंचल स्वभाव के रहते हैं। हाँ, चंचल स्वभाव के बिना। ठीक है, प्रोग्रेसिव, विजय इसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे, प्रोग्रेसिव होगा वहां पे जहां पर वाटरी भी हो Fixed sign. और साथ में फिक्स हो। तो जो एग्जांपल पूछा है ना, वो प्रोग्रेसिव के लिए वो फिफ्थ में आप लगा सकते हो, है ना। वो साइन जो वाटरी भी है और फिक्स भी है, कौन सा ऐसा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। है ना। स्कॉर्पियो अगर फिफ्थ हाउस में आ रहा, लग्न कौन सा हुआ? कैंसर। Cancer. ये चीज तो मेंटली फटाफट होनी चाहिए विद इन अ सेकंड आपके आप, क्योंकि सारे ये ना ट्रायंगल में आते हैं हमेशा ही, कि नहीं। तो ये फटाफट क्लिक होना चाहिए। जब हम आठवीं राशि अगर हम फिफ्थ में जोड़ रहे हैं, तो नाइन्थ राशि आपकी 12 होगी, और पहली राशि लग्न में आपका क्या होगा? 4। तो कैंसर लगने वालों की बाय डिफॉल्ट ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस उनका होता है। ठीक है। सर उनका कॉमन सेंस भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, कॉमन सेंस ऑब्वियसली बात अच्छा हुआ उसमें, है ना। और सर पाइसेस लग्न वाले जो होते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट। सीट मैट मतलब क्या कंडीशंस के होगा? हिसाब से अपना थिंकिंग और सब चेंज कर लेते, चेंज कर उनमें क्षमता होती है ये। हाँ, क्योंकि वाटर भी है ना। और साथ में आपने बोला पाइसेस, तो हमारा वहां पर साइन आ गया कैंसर। 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 वाटर एंड मूवेबल। ठीक है। तो चंचल होना ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, और साथ में जो अभी गुलशन जी ने बोला वो भी करेक्टरिस्टिक इसका हो सकता है ना। अब जब इसमें से थर्ड हाउस में सर, हाँ, सब जब जितने भी अग्नि तत्व के लग्न हैं उनमें सब में थर्ड हाउस में वायु तत्व की राशियां आ रही हैं। हम्म, तो सर हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन फैमिली से उन्हें सपोर्ट इतनी नहीं मिलती। वो एक ना कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह भी काम करते हैं, वो एक मीडिएटर की तरह भी काम कर सकते हैं। सेवंथ राशि लिब्रा की होती है सर, लेकिन सर उनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाती है बिल्कुल हो सकता है। सर। लेकिन मुझे ना मकर और कुंभ राशि का मुझे मकर और सिक्स राशि कौन सी होती है सर? कन्या। कन्या का मुझे कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आ रहा है। अभी वही और करेंगे। अभी तो जस्ट आपने अभी 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स की ना, अभी तो मैं मेन आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो ये हर लगने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो जस्ट अभी पहले आपको बेस ये समझ में आया कि तत्व हमें कैसे फिट करना है। ठीक है। आप लोग 4 चार्ट बनाओ। ठीक है, अग्नि पृथ्वी वायु जल बनाया, है ना। और उस ब्लैंक चार्ट में अग्नि तत्व वाले में आप लिख दो कौन सा हाउस मूवेबल फिक्स कैसे कैसे अरेंज, और देखो दिन भर देखो, आप देखो उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करो, तभी तो बनेगी बात, है ना। इसके लिए ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, कलेक्टिव नहीं है चीज, है ना। ये एक लाइन में लिख दिया गया। ठीक है, इसमें काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट उसमें आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए सर, उसके लिए अगर वो सेकंड हाउस में पड़ रही है मेष राशि के लग्न में, तो हाँ, सर उसके लिए क्या बोलेंगे? वो रिसोर्सफुल है? देखो रिसोर्सफुल होना वो तो आपका हो गया टॉरस का। हमें बाय डिफॉल्ट हम लोग बोल देंगे टॉरस, टॉरस साइन इज अ रिसोर्स, है ना। यस सर। सेकेंड हाउस में कारक तत्व हो गया हमारा, वो हो गया, वो ठीक है। बट रिसोर्सफुल होना ठीक है, वो अपने कारक तत्वों के बेसिस पे आपने कर दिया प्रोडक्शन, है ना। हमको ये प्रोडक्शन करना है जो कारक तत्वों के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास है उनसे, है कि नहीं। कारक तत्वों को लेके करना वो आसान है, जैसे आपने बताया रिसोर्सफुल है, ठीक है। थर्ड हाउस में भी एरी साइन में एक पर्टिकुलर राशि वो पड़ेगा कारक तत्व, वहां पर उसको ही बता सकते हैं। बट ये जो रिसोर्सफुल है ये हर लगने के सेकंड हाउस में हो, ठीक है। जी। बट वो नहीं समझे रिसोर्सफुल, सर। सर रिसोर्सफुल रिसोर्स किसके लिए है? फैमिली के लिए? नहीं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि वो रिसोर्सफुल अच्छा। वाली जो कारक तत्व है वो तो हर लगने में सेकंड हाउस में ही आएगा, करेक्ट। यस। बट उसके अंदर तत्व सबके अलग अलग होंगे, है कि नहीं। उसके तत्व अलग होंगे, किसी में आपको मिलेगा मूवेबल, किसी में मिलेगा फिक्स, किसी में मिलेगा डुअल। अगर वो रिसोर्स, अगर रिसोर्स आपको दिखा रहा है सेकंड हाउस, अगर मान के चलो वो फिक्स्ड है,
तब तो आपके फायदे की चीज है इसमें। बात समझ में आ रही है? रिसोर्स का Common sign फायदा will तब not be है, good. हाँ रिसोर्स का तब फायदा है जब वो फिक्स हो, क्योंकि हमें सारे रिसोर्सेज हमको फिक्स चाहिए है ना, तभी वो किसी काम के होगा। अदरवाइज अगर मान के चलो वो मूवेबल हुआ तो वो आदमी कभी भी उन रिसोर्स को बना नहीं पाएगा, वो गंवा देगा या खर्च कर देगा, कोई एक चीज करेगा वो। अब खर्च कर देगा तो किसके ऊपर खर्च करेगा, दैट इज दैट सेकेंडरी, जमा नहीं कर पाएगा सर, जमा जमा नहीं नहीं कर कर पाएगा, है ना, जमा नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं आपको एक और रूल आपको बताऊंगा इसमें, जिससे आपको समझ में भी आएगा कि वो लग्न जो वो कर नहीं पा रहा है जमा, वो उसका कारण क्या है। तो वो भी आपको लग्न में आप उसमें डाल सकते हो। सर। लेकिन जो सेकंड हाउस का एक कारक और है फैमिली, उसमें हम इसको कैसे कनेक्ट करें कि अगर फैमिली वो की जमा ये अभी जमा नहीं करना, ये तो हो गया रिसोर्स का, ठीक है। अब फैमिली भी उसमें आ गई, उसमें एक्चुअली नरिशमेंट भी आ जाता है ना, और हो गई फैमिली भी, दोनों ही उसमें हो गए, ठीक है। जब हम मूवेबल की हम बात करते हैं तो उस मूवेबल का नरिशमेंट की हम बात करें, उसमें कुछ ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं बोलने की। फैमिली की जब बात करते हैं और मूवेबल आए, ठीक है, तो उसमें प्रेडिक्शन आप बना सकते हैं। तो फैमिली फैमिली प्लस मूवेबल, क्या आपके दिमाग में आता है सोचते ही? फैमिली को छोड़ देगा जल्दी फैमिली से? को छोड़ने की टेंडेंसी है, फैमिली इसको छोड़ देगी। मतलब ये नहीं कहता कि धोखा देगा या कुछ ऐसा कर देगा, कुछ भी कारण हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर चले जाए फैमिली को छोड़ के, है नहीं, तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। अब अच्छा कारण है बुरा कारण है, ये कैसे जज होता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट अगर यही फैमिली को साथ आप डुअल में जोड़ दो तो सर दोनों जैसे टेंडेंसी लियो एक लग्न होता है। में, लियो लग्न हाँ। में सर कन्या राशि है सेकंड हाउस में, हम्म, तो वो डुअल हुआ, डुअल साइन हुआ डुअल। ना सर? हाँ। सर तो फिर क्या करेंगे इसको हम? फैमिली के साथ क्या रिलेशन हुआ? हम फैमिली मतलब सर लग्न को ही से ही तो सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं। नहीं, लग्न लग्न आपके लिए एक वो हो गया, क्या बोलते हैं कि एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लग्न है, इस लग्न में ये सारे फीचर होते हैं, ठीक है। बट वो फीचर निकल कहाँ से रहा है, वो हाउस से निकलेंगे ना, इन हाउस से तो सर निकलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि लियो लियो साइन का अपनी फैमिली के साथ विवाद रहेगा, सिक्स हाउस विवाद भी तो होता है सर। सिक्स हाउस विवाद होता है, वहां पर सिक्स साइन पड़ रहा है, ठीक है। सिक्स सिक्स साइन सॉरी का, सिक्स साइन पढ़ रहे हैं सर, हाँ ये सिक्स वर्गो साइन तो का और विवाद से कोई मतलब नहीं। सो सर फैमिली आर्गुमेंटेटिव होगी। क्यों होगी, अब आर्गुमेंट क्यों आएगा? सिक्स सर लियो फिर वही वर्गो बात है साइन ना, आर्गुमेंटेटिव होता है। नहीं होता आर्गुमेंट, कभी नहीं होता सर आर्गुमेंट, ना ना। आप आपने जो पढ़ लिया वो लक्ष्मण रेखा नहीं है ना, मेरी मेरी बातें जो मान लो। सिक्स हाउस अच्छा जी होता ठीक है, है। सिक्स हाउस होता है आर्गुमेंट का। सिक्स राशि सर। हाँ, सिक्स हाउस होता है आर्गुमेंट का, सिक्स हाउस होता है डेप्थ का, सिक्स हाउस डिजीज का होता है, सिक्स साइन आर्गुमेंट का होता है, ये मैं नहीं मानता, ठीक है। मतलब सिक्स सिक्स साइन राशि का आर्गुमेंट, स्वभाव आर्गुमेंटेटिव नहीं है? सिक्स राशि, नहीं अब मैं आप दोनों चीजें अलग अलग बोल रहे हो आप, ठीक है। नहीं सर देखिए हाँ, लियो लग्न में सेकंड हाउस में सिक्स राशि है, वर्गो राशि है ना सर, तो इसका मतलब फैमिली आर्गुमेंटेटिव है। नहीं फैमिली क्यों आर्गुमेंटेटिव होगी, नहीं तो होगी फैमिली। सेकंड हाउस का एक कारक है फैमिली There भी, will be better तो फिर communication. मतलब हाँ? मैं आपको वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि आपको अब फैमिली का नेचर आप कैसे बताओगे, वो बताओगे वर्गो से, ठीक है। Yes, ये sir. बात ना, ये बात समझ लो कि पैलेस है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ वर्गो से बताओगे तो वर्गो के वो फीचर मत डालो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपने वर्गो के बारे में ये पढ़ा हुआ है ना, वर्गो होता है क्या, अ, आपने क्या बोला अभी, आर्गुमेंट, आर्गुमेंटेटिव। झगड़ा करने वाला, है ना। सर ये मैंने ये जो वर्गो के लिए पढ़ा सर, हाँ, मैंने वर्गो राशि के जो पढ़ा हुआ है वो है क्रॉन्च की फली। क्रॉन्च की तो फली ये होती है ना सर, बीच में रह जाएगी तो सब जगह झगड़ा फैलाएगी। हाँ, तो ये उसका एक कैरेक्टर मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा तो था। बुक में तो आपने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों क्यों वर्गो वर्गो को हम लोग आर्गुमेंटेटिव बोल रहे हैं, वो कारण को समझो ना। वो कारण समझ जाओगे तो समझ जाओगे लियो में क्या कर रहा है। जब वर्गो आपका सिक्स हाउस में पड़ता है, ठीक है, तो वो सबसे डिजास्टरस वो है कॉम्बिनेशन। पूछो क्यों? वर्गो वर्गो साइन का तत्व कौन सा होता है?
तो पृथ्वी तत्व। Earthy. अर्दी हो गया, ठीक है। और उसका वो अर्दी। कौन सा है? Dual. सर डुअल है, डुअल। Dual है। डुअल हो गया, ठीक है। डुअल एंड अर्दी वो है मर्क्यूरी शाइन, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये जब ऐसे जब चीजें होती हैं तो ये पर्टिकुलर पोजीशन में ये साइन कैसे यहाँ बिहेव कर रहा है, हम कैसे जज करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। हम वहां पर देखेंगे पाप कर्तरी और आस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ, ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। जब इससे बात हुई रही है ना, ये टॉपिक हमें करना ही है। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग एक चीज समझो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है कि वर्गो की जो फीचर है, ठीक है, वो जो वर्गो का आप लग्न मानते हो ना, वो तब होता है, ठीक है। वर्गो को जब हमने बोला ये पर्सन वर्गो लग्न में पैदा हुआ है, तो वर्गो लग्न के क्या फीचर होते हैं, वो आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, तब बिल्कुल बात सही है, ठीक है। बट वो सारे कलेक्शंस को उठा के अगर मैं वर्गो में मैं फिक्स करके मैं हर जगह लगाने लगूंगा ना, वहां गड़बड़ है। क्योंकि हर हर लग्न के साथ, अब बात को समझो कि जब मैं बोलता हूँ कि लग्न में एरीज आ रहा है, इट मीन्स कि ऑटोमेटिक 6th हाउस में आ गया वर्गो साइन, ठीक है। तो अब जो वर्गो वहां पर जो भी प्रोड्यूस करेगा वो किसको देगा, वो लग्न को ही देगा ना। तो अल्टीमेटली जब एंड रिजल्ट आप बताओगे ना, तो आप एरीज लगना के लिए बोल, वर्गो के लिए नहीं बोल रहे होते। तो आपको जो वर्गो के बारे में जो पढ़ाया जाता है, सब कुछ जो बुक्स में लिखे हुए हैं ना, वो उस वर्गो साइन के कलेक्टिव रिजल्ट। मतलब अगर वर्गो अगर लग्न में हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 3rd हाउस में कौन सा साइन पड़ेगा, 2nd में कौन सा पड़ेगा, 6th में कौन सा पड़ेगा, 8th में कौन सा पड़ेगा, वो सबको देख के निचोड़ करके फिर वो वर्गो को एक डेफिनेशन दे दिया, वर्गो इज आर्गुमेंटेड। सो इट डजंट मीन कि वर्गो जहां भी आएगा वो हमेशा वो आर्गुमेंटेटिव बना देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वर्गो की जो बेसिक चीजें हैं वो है उसका तत्व एलिमेंट, उससे प्रोडक्शन हो, यही हम लोग लग्न सूत्र में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज, अब ये चीज आप समझो, इससे आपके ना जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एक second। स्क्रीन आपको शेयर नहीं हुआ है ना? Okay. अभी हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट हम लोग एरीज लग्न ही मानते हैं, ज्यादा एरीज लग्न की बात। एरीज लग्न, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है एक्सरसाइज, ये बड़े ध्यान से समझना आप। तो जिस भी लग्न को आपको समझना है, तो मैंने आपको भी 2 सूत्र बताया, एक बताया है कि आपको फेरी एलिमेंट अग्नि तत्व पृथ्वी, इसके बेसिस पे पहला करेंगे। दूसरा मूवेबल है कि चर है कि स्थिर द्विस्वभाव, इससे करेंगे, ठीक है। तीसरा अब क्या करोगे कि हर लग्न में डिपेंडिंग ऑन द राशि वहां पर आप ग्रह प्लेस कर दो, ठीक है। इमेजिनरी अभी आप इमेजिन करो कैसा है, ठीक है। अभी आप उसकी एक्चुअल कुंडली छोड़ दो, अभी खाली हमें लग्न का बिहेवियर समझना है। तो अगर यहाँ पर एरीज लग्न में यहाँ पर एरीज राशि है, तो एरीज राशि का कौन सा प्लैनेट होता है, मार्स, ठीक है। 2nd हाउस में टॉरस पड़ा, तो टॉरस का लॉर्ड कौन हो गया, वीनस, मैंने वीनस ले लिया। यहाँ Venus, पे Mercury, मर्क्यूरी, Mercury, 4th में, Moon, Moon, 5th Sun, में Sun, सन, Mercury, मरकरी, Venus, Mars, मार्स, Jupiter, सैटर्न, Saturn, Jupiter. ये है तीसरा सूत्र, बहुत बेसिक, कि हम
आप इमेजिन करो कि ये सारे प्लैनेट ऐसे प्लेस्ड हैं इस लग्न में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पोजीशन की कुंडली में क्या है वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक। आपको बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंगल का एक एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट होता है, एक 4th होता है, एक 8th होता है, करेक्ट। तो वो एस्पेक्ट हम एज इट इज लगाएंगे। अभी अब एरीज लग्न वालों का मैं एग्जांपल के लिए 9th हाउस की हम बात करें, ठीक है। 9th हाउस में जुपिटर बैठा होगा, ठीक है। अभी आप ये मत बोलना जुपिटर अपने ही हाउस में बैठा है, वो तो अपने हाउस में बैठेगा, सारे ग्रह अपने अपने बैठे होंगे, ठीक है। तो वो रूल नहीं लगाएंगे। अभी आप ये समझो कि जुपिटर इस पर्टिकुलर हाउस को एरीज लग्न में जुपिटर रूल कर रहा है, क्लियर। आस्पेक्ट कौन को प्लैनेट से कर रहा है? एक कर रहा है मर्क्यूरी, ठीक है, 7th एस्पेक्ट। और कोई प्लैनेट? ठीक है। 9th हाउस में 2 बेनिफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो एरीज लग्न वालों का जो 9th हाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना, वो उसको भरपूर मिलेंगे, क्योंकि जब 2 बेनिफिक प्लैनेट्स का जब इन्फ्लुएंस होता है किसी पर्टिकुलर हाउस पे, उस हाउस के कारक तत्व उस लग्न को ना पूरे मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, मतलब सर ये हम्म, सर ये पाप करते हुए योग में है, मतलब आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं? नहीं नहीं, अभी मैंने बोला एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। मर्क्यूरी का एस्पेक्ट है, जुपिटर रूल मर कर रहा है, तो जुपिटर भी बेनिफिक प्लैनेट है, मर्क्यूरी भी बेनिफिक प्लैनेट। मर्क्यूरी कहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है? 3rd हाउस से देख, पढ़ा उस- ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज कि मार्स एंड सैटर्न के बीच में है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाप करतरी, पाप। ठीक है। ये उसके रिजल्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो जिस भी लग्न में आपको, जब भी आपको पाप करते हुए दिखेगा, वो पर्टिकुलर हाउस वो डैमेज करता है। तो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए ना उस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट होंगे ना वो उसको अच्छे नहीं मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? सर इसमें एक तो अच्छा आ गया जुपिटर और मरकरी का, दूसरा हम्म, पाप कर्तरी की वजह से खराब हो गया। पाप करतरी की वजह से खराब हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी उसको एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर मर्क्यूरी का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए कैसा है, कि मैं एनिमी है, फ्रेंडली है, ये बेसिक चीजें हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं, हम्म, ठीक है। इसको देख के आपको एंड रिजल्ट आपको बताना है, ठीक। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आया, आप प्लेनेट को ऐसे प्लेस कर सकते हैं, हाँ। ये आपके दिमाग में अभी हो जाएगा सेट। मैं स्क्रीन को हटाऊं यहाँ से। अब हम प्रिडिक्शंस की बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग को बताना है मुझे कि ऐसा क्यों, ठीक है। मैं आपके सामने प्रिडिक्शन बोलूंगा, रीजन आप बताएंगे। कर पाएंगे इतना? ये कुछ एक्सरसाइज करते हैं ऐसा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने प्रिडिक्शन करता हूँ कि जो भी एरीज लगने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जब भी कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा ना स्टार्टिंग में बहुत लेथार्जी उनको फील करनी थी, मतलब बहुत, क्या बोलता है ना कि शुरुआत में उनको दिक्कतें आएंगी, ठीक है, उनको आलस का भी सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि उनको चैलेंजेस भी फेस करना पड़े डेप्थ और एनिमीज से भी, है ना। और टेंडेंसी रहती है एरीज लगने वालों की कि वो लोग कभी भी ना लोन्स और कर्जा लेने से वो लोग हिचकिचाते हैं। ये एरीज लगने वालों का बेसिक ट्रेट है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा बनाया है, ठीक है। और ये काम करता है डिपेंडिंग ऑन दी बाकी पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स क्या मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर, बट जो मैं बोल रहा हूँ सर, कारण आप समझो कि क्यों होता है ऐसा। एक कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें आप खुद आप लोग करना, ठीक है। क्या होता है कि आपको पता है कि जिसमें डेब्ट्स, एनिमीज, है ना, जो बीमारियां, प्रॉब्लम, ये सारे होते हैं 6th हाउस में पड़ते हैं, करेक्ट। 6th हाउस के कारक तत्व हो गए। इस एरीज लगने में 6th हाउस कौन रूल करता है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है। 6th हाउस मर्क्यूरी एरीज लगना पे किसका एस्पेक्ट है?
जुपिटर का एस्पेक्ट है 12th हाउस। जुपिटर। ठीक है, जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है। जैसे वहां पर वो 9th में मरकरी का एस्पेक्ट पड़ रहा है, सेम ऐसे 6th में जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सेम ऐसी सिमिलरिटी है इसमें भी, यहाँ भी बेनिफिक है। ठीक है, बट ये जो एस्पेक्ट है ना, ये 12th हाउस से है। जुपिटर का एस्पेक्ट जरूर है बेनिफिक एस्पेक्ट, बट ये पड़ रहा है कहाँ, 12th हाउस। ठीक है, तो आपको एनर्जी डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा मर्क्यूरी का। ठीक है, और ये जो लग्न लॉर्ड है मार्स का। ठीक है, मार्स आपको पता है कि मार्स एक स्ट्रेटेजिस्ट है, वो स्ट्रेटेजी बना। ठीक है, और मर्क्यूरी जो है उसका यूज होता है कोर इंटेलिजेंस के लिए। जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, मर्क्यूरी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस स्ट्रेटेजीज में जो इंटेलिजेंस का जो रोल प्ले करता है वो है मर्क्यूरी। मार्स स्ट्रेटेजी बनाता है, पता है आपको, वो सेनापति है। तो जो स्ट्रेटेजी बनाना उसका काम है, मर्क्यूरी वहां पर उसका बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें अब, एरीज लग्न वालों का, ठीक है, ये जो 6th हाउस में मर्क्यूरी का होना, साथ में जो 12th हाउस से एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर का। ठीक है, और मार्स और मर्क्यूरी की इक्वेशन कैसी है, एनिमीज है। एनिमीज है। ठीक है, तो ऐसा जब मंगल कुछ भी काम इनिशिएट करेगा खुद, है ना, बिना किसी गाइडेंस के, है ना, तो पहली बात तो वो ठीक हो नहीं पाते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। एक एनिमी है, और दूसरा 12th हाउस, 12th लॉर्ड उसको एस्पेक्ट करता है। तो जो भी वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, उसमें हमेशा अपने वो बेसिक इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम की वजह से उसमें वो लोग नुकसान करते हैं। मंगल को इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या, कमांडर इन चीफ, वो राजा नहीं है। अगर ये मर्क्यूरी उसको सपोर्ट कर दे यहाँ पर ना, तो मार्स के अंदर भी, एरीज लग्न के अंदर भी राजा बनने की क्वालिटी आती है। और बाय डिफॉल्ट मंगल के अंदर क्वालिटी इसलिए भी नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लग्न में 6th हाउस उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए जब तक राजा या उन सलाहकारों को उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, गाइडेंस, वो 6th हाउस कभी भी ओवरकम नहीं कर। और जो मैंने बोला ना कि ऐसे लोग लोन लेने से भी ना डरते हैं, है ना, क्योंकि 12th हाउस का एस्पेक्ट होने की वजह से फियर उनके साथ हमेशा रहेगा। लोन कौन से लोग ज्यादा लेंगे, 6th हाउस लोन का होता है ना। ऐसा प्लैनेट जो लोन लेने की क्षमता रखता है और वो लग्न के साथ अच्छा इक्वेशन में आ जाए, वो पर्टिकुलर लग्न लोन बहुत लेता है। टॉरस, टॉरस लग्न। टॉरस क्यों, रीजन बताओ। ये वीनस रूल करता है। दोनों वीनस रूल कर, Six- ऐसे लोगों 6th को हाउस लोन में लेने की वीनस ही जरूरत आता है पड़ेगी। ना, सिक्स में भी 6th भी वीनस है, 2nd भी नहीं वीनस है, पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर टॉरस लगना है, ठीक है, तो 6th राशि में कौन सा साइन पड़ रहा है, लिब्रा ही तो है। लिब्रा। लिब्रा ही तो पड़ेगा ज्योतिष में, सही तो है, गलत तो है। 2nd हाउस, 1st हाउस आपका टॉरस, 5th हाउस में क्या पड़ेगा, वर्गो। वर्गो। 2 6 10 का ट्रायंगल होता है ना, तो 5th हाउस में वर्गो पड़ा, 7th हाउस, सॉरी 5th हाउस में वर्गो, 6th हाउस में क्या पड़ेगा, वर्गो के बाद लिब्रा ही तो है। लिब्रा। लिब्रा है ना, तो वो भी वीनस रूल करेगा, लग्न भी वीनस है। इसलिए विजय बोल रहा है कि ऐसे लोग फटाफट लोन लेंगे। बट ये भी बात समझो कि लोन लेने की जो कारक तत्व है ना मंगल के पास, मंगल होता है लोन का कारक, है ना। वीनस इतना आदमी कैपेबल बाय डिफॉल्ट रहता है कि उसको लोन की जरूरत ना पड़े, अगर कुंडली अफ्लिक्शन में नहीं है तो। ठीक है, अदरवाइज ये आदमी लोन ले सकता है। तो इसमें सही बोला कि अगर ये पर्टिकुलर लग्न है जिसमें लग्न भी दोनों 6th हाउस कनेक्शन है, ऐसा आदमी कि अगर कुंडली में थोड़ा बहुत भी अगर योग है ना, तो ये आदमी He will बहुत लोन, become lender. हाँ, लोन ले भी सकता है, लोन दे भी सकता है। फिर इसमें सर काम ही हो मार्स भी सकता है एक्सपेक्ट ये, करेगा। हाँ, मार्स भी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्स भी 12th हाउस। एक्सपेक्ट करेगा, बिल्कुल देगा। ये आदमी हो सकता है कि ऐसी जगह काम ही करता हो जहाँ पैसे दिए जाते हैं, बैंक में, लोन डिपार्टमेंट में। ये इस लग्नों की क्वालिटी है ना। एनिमीज से डील करने की क्षमता कैसी होगी टॉरस लग्न में? If any malefic is present in 6th house.
तो ये आदमी ना एनिमी को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनिमी डील करना वीनस का काम नहीं है, ना वो 6th हाउस पे, दोनों सेम ही रूल कर रहा आप करते रही योग में भी है। है ना। टॉरस के लिए क्या बोलते हैं, टॉरस बैल है, ठीक है ना। बैल का नेचर नेचर क्या होता है, वो कोई दुश्मनी थोड़ी रखता है किसी से, वो अपने काम से काम रखता है, वो कोई छेड़ेगा तो लड़ेगा वो, और अपने साइड में बैठा रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, अपना खा रहा पी रहा है, चल रहा है, कोई 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 लड़ाई झगड़ा नहीं करना उसके साथ। आपको छेड़ोगे तो करेगा, क्योंकि 6th हाउस भी तो वही रूल कर रहा है ना, वो भी पोर्टफोलियो उसके पास ही है, लड़ने का पोर्टफोलियो, है ना। आपको बस चिंगारी लगाने की जरूरत। बट ऐसा आदमी ऐसा भी नहीं है कि लड़ेगा तो फिर वो दुश्मनी निकालेगा, लड़ता ही रहेगा, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वीनस है, बेनिफिट है, तो गुस्सा भी होगा तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर ऐसा कोई लग्न है जहां पर लग्न और ये दोनों ही मेलेफिक रूल कर रहे हैं, और दोनों मतलब बहुत मेलेफिक प्लैनेट हैं, तो ऐसा आदमी से लड़ना बेकार है, क्योंकि जब वो लड़ेगा तो ये नहीं सोचेगा कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, उसको उसके उसके लिए लड़ना और जीतना इंपॉर्टेंट है ना। अब ये कौन सा लग्न हो सकता है, तब सोचो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में लग्न और 6th हाउस दोनों के दोनों दोनों मार्स है। मार्स हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना स्कॉर्पियो बड़ा सीक्रेटिव साइन है ना, ये शकुनी की राशि है, लग्न है, ऐसे पता नहीं बहुत सारी कहानियां बोलते हैं लोग। तो गलत नहीं है, बात सही है। स्कॉर्पियो सीक्रेट, स्कॉर्पियो को उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने आके लड़ रहा है, बहुत छुप के लड़ सीक्रेटिव रहा रहते हैं, उनके मन में क्या चलता है पता नहीं चलता इजीली। है, नहीं पता लगता। एक्शन होने के बाद पता चलता है। हाँ, और वो अगर दुश्मनी निभाने पे आए वो लोग, तो कैसा कर सकते हैं आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। सर मिथुन लगन के लिए क्या कहेंगे, उसमें 6th हाउस में वृश्चिक राशि है। मिथुन में आपका लग्न हो गया ये जेमिनी। वायु तत्व मरकरी का का, ठीक है, जमिनाई Yes, का sir. मरकरी हो गया, और वहां पर आ गया आपके पास स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है। अब स्कॉर्पियो राशि मंगल रूल कर रहा है, ठीक है। तो मंगल की प्रॉपर्टी क्या है, हमें पता है कि ठीक है, मंगल वो आदमी है जो सामने लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। बट बट अभी इसको पूरा करने के लिए हमने एक तो मिल गया, ठीक है, मंगल लड़ सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर लग्न लड़ने की कैपेबिलिटी तो है। अब वो स्कॉर्पियो का अब वहां तत्व क्या आता है, स्कॉर्पियो है वाटरी राशि, ठीक है। और वो क्या है, मूवमेंट, चारों से द्वितीय स्वभाव कौन सा है, फिक्स्ड। फिक्स साइन है। ठीक है। लड़ने के लिए मंगल है, साथ में होना चाहिए आग उसमें, ठीक है। अगर आपको ओपन फाइट करना है किसी के साथ, तो वो एरीज ज्यादा अच्छा करता है, ना कि स्कॉर्पियो, ठीक है। सर रिवेंजफुल एरीज सर अच्छा रिवेंज हाँ, रिवेंज रिवेंज हो सकता है। रिवेंज में क्या होता है कि रिवेंजफुल लड़ना नहीं है ना ज्यादा सामने से, सभी जो स्कॉर्पियो वाले सामने से कभी नहीं लड़ते हैं, वो छुप के करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, है ना। सर फॉरगेट फॉरगिव नहीं करते हैं। हाँ, बैक स्टैबिंग के जैसा काम करते हैं। क्योंकि क्योंकि वो स्थिर भी है ना, ये स्कॉर्पियो स्थिर राशि हुई ना आपकी, यानी वॉटरी है, यस। तो ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसका मतलब चलती रहेंगी जो। चलती रहेंगी, है ना, वॉटरी है, फ्लो होता रहेगा, है ना। और वहां पे वो फिक्स वो रूल लिया हुआ है। वाटरी एंड फिक्स। और जेमिनाई वाले हैं, वो ओपनली फाइट भी नहीं करते, Yes. ऐसा नहीं है कि मैं जाके उसको थप्पड़ मार दे, तेरे में दम है तो मुझे मार, वो नहीं मारेगा वो, है ना। बट हाँ, दुश्मनी जरूर निभाएगा, आज नहीं तो कल, तो वक्त आएगा तो, है ना। बट अगर यहाँ एरीज राशि हो यहाँ पे 6th में, तो उल्टा करता तो सामने से लड़ेगा फिर से। ना, नहीं अभी भी पक्का नहीं पता सामने से लड़ेगा। आप देखो, अगर यहाँ एरीज आ रहा है तो लग्न में क्या आ रहा है, अगर लग्न यहाँ पर सर एरीज वृश्चिक है राशि का ही एरीज है सर। ना, वृश्चिक का एरीज आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या पता है कि दोनों के दोनों हमारे मंगल ही कर, मंगल के हिस्से। बट यहाँ पर जो अब हमें जो सामने लड़ने वाली बात है ना, वो एरीज के साथ, मतलब स्कॉर्पियो का आ गया, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला ना कि वो लड़ने को लड़ भी लेगा, नहीं तो वो बहुत लंबी दुश्मनी भी चलाएगा, तो इसलिए स्कॉर्पियो वालों से थोड़ा बच कर है, ठीक है। एक दुश्मनी बात है सब सर, थोड़ा। जिनका हाँ, 6th हाउस में धनु राशि आ गई, कर्क राशि का धनु राशि आ जाती है, तो इनका लड़ने का तरीका क्या होगा, अब समझ देखो, से। धनु धनु आ गया, ठीक है।
लग्न कौन सा हो गया? कैंसर, कैंसर। कर्क राशि से। कर्क राशि हो गया, ठीक है। हम्म, अभी मून और जुपिटर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए पहले, ये समझने अच्छा, के लिए कि लड़ाई कितना सपोर्टिव होगा। क्योंकि धनु के साथ क्या है ना, जब वो फाइट करता है उसका एम होता है, वो एम पूरा होने तक फाइट करेगा। समझ पा ओके। रहे हैं बात कि अगर उसको पता है कि गुलशन जी मेरी दुश्मन है, तो मैं गुलशन जी को जब तक मैं नहीं मारूंगा तब तक मैं करूंगा कोशिश वहां पे, ठीक है। बट इसको पूरा करने के लिए ना सिक्स और लग्न का इक्वेशन अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं ना कि प्रपोज तो कर देगा, मैं तेरे को लड़ दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ कर देगा, पर एट दिन होगा कुछ नहीं। क्योंकि वो रिजल्ट को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए ना वो लग्न के साथ होना चाहिए सब कुछ। जितने भी भाव में आप रिजल्ट देखोगे ना वो सब मैनिफेस्ट तभी होंगे जब उनके साथ इक्वेशन अच्छी हो, अच्छे अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर बुरा रिजल्ट होगा तो जरूरी नहीं एनिमी होगा, तब भी बुरा कर देगा, है ना। तो ठीक है, एरीज को और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। एरीज लग्न वालों का जो जो उनके स्पाउस होते हैं ना, वो भी इक्विवेलेंट टू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके लिए वो एज अ कॉम्पिटिटर ही है, ठीक है। क्यों? देखो हर लग्न का ना, हर लग्न अपने पार्टनर को क्या ट्रीट कर रहा है, मतलब कैसे समझता है ना, ये लग्न टू लग्न वरी करेगा, ठीक है। लग्न टू लग्न वो वरी करता है। ये सेवेंथ हाउस पता है कंपटीशन का होता है, तो पता है इतनी बात, कॉम्पिटिटर का हाउस होता है, वो सिक्स भी होता है, सेवेंथ भी माना जाता है, ठीक है। तो आप अब आप कोई भी लग्न आप लो, स्पाउस को वो क्या समझता है वो आपको लग्न बताए, ठीक है। वो लग्न और सेवेंथ हाउस की वो राशि। तो सेवेंथ हाउस आपको पता है कि जो कारक तत्व होल्ड करता है कि बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, है ना, स्पाउस भी होता है। स्पाउस बोल लो या पार्टनर बोल लो, हम दोनों ही सेवेंथ से देखते हैं, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपको पता है एरीज में वीनस रूल करता है, लिब्रा। वीनस है ना, लिब्रा हो गया, ठीक है। जो मैंने आपको अभी रूल बताया था फॉर्मूला, उसमें क्या था कि उसमें वीनस को हमने सेवेंथ हाउस में रखा हुआ था, करेक्ट। ये लग्न सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वीनस को हमने बैठा दिया। तो वो वीनस को, वीनस हमारा इस पर्टिकुलर लग्न को एस्पेक्ट करता है, मतलब वीनस का तो एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और उसी हाउस का रूलर भी है, ठीक है। तो जो वीनस का जो लिब्रा होता है ना, उसके अंदर ना बिजनेस का बहुत सेंस होता है। बिजनेस का जो कारक तत्व तो मर्क्यूरी है, सबको पता होगा ही। बट जो वीनस के अंदर ना जो सेंस ऑफ बिजनेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो क्रिएटिव भी बहुत होता है ना। मंगल जिसे हमने बोला कि मंगल स्ट्रेटेजिस्ट भी बोलते हैं लोग, प्लानर है, वो कॉम्पिटिटर है, एग्जीक्यूशन है, सब कुछ कर सकता है मंगल। ऐसे मंगल का जब सेवेंथ हाउस के साथ जब इतना अच्छा इक्वेशन हो इस पर्टिकुलर लग्न में, है ना, तो वो अपने पार्टनर के साथ उनका बिजनेस करना, ठीक है, या बिजनेस पार्टनरशिप में करना, मतलब बहुत फ्रूटफुल होता है। क्योंकि इन लोग का ना बाय डिफॉल्ट पार्टनर ही ऐसे मिलेंगे जो इनके लिए बड़े काम के हो सकते, बिजनेस सेंस वाला आदमी। मंगल के अंदर नहीं है बिजनेस सेंस, ठीक है, बट वो स्ट्रेटेजी अच्छा बनाते हैं। स्ट्रेटेजी बनाना, एग्जीक्यूशन बनाना, दोनों काम अच्छा करते हैं। अगर ये इसमें अगर ऐड हो जाए बिजनेस सेंस, जो वीनस के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब आपको इससे क्या निकल के आया निष्कर्ष कि एरीज लग्न वाले अच्छे बिजनेस मैन बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और आफ्टर मैरिज बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है एक्सपेंड हो बिजनेस सकता में। है, हाँ। तो आफ्टर मैरिज बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, ये आप सारे लग्न के लिए बोल सकते हैं। सारे लग्न में सेवेंथ हाउस एक्टिवेशन होगा मैरिज के बाद, बट उन्हीं लग्न में जहां पर सेवेंथ और लग्न का इक्वेशन अच्छा हो, वहीं पर अच्छा हो मैरिज के बाद, सर ठीक है। टॉरस के लिए भी हो जाएगा फिर सर, दो और आठ, हाँ, दो और आठ, वीनस और मार्स सेवंथ। नहीं, अभी इसमें अलग होगा, अभी यही तो थोड़ा बात अलग हो समझने जाएगा, वाला, ओके। वो इसलिए अलग होगा। वहां पर क्या था कि लग्न मंगल था, मंगल स्ट्रेटेजी बना रहा है ना, बिजनेस सेंस किसके पास है, वीनस के पास है। अब यहाँ पर उल्टा उल्टा, राइट, है ना। यहाँ जिसको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए वो सेवेंथ वो में जाके पार्टनर में बैठा है। है,
है ना, वो 7th में है। और जिसको बनाना चाहिए बिजनेस बिजनेस सेंस, वो लग्न लॉर्ड बन गया। Yeah. ठीक है, हालांकि काम ये भी कर सकते हैं, बट एरीज इज फार बेटर। सर मार्स वेनस तो एनिमी है ना? हाँ, नहीं, मार्स मार्स भी तो एनिमी का It's new, सर न्यूट्रल। सर सर ये neutral, not enemy. विराट सर लाइक क्या मैंने एक बार एक एक ऐसा आपने जो बोला उसमें एक थॉट आया था कि लाइक जो क्योंकि हम लाइक 7th हाउस को ऑपोजिट या सोशल सर्कल भी देखते हैं ना, तो लाइक क्या बोल सकते हैं कि लग्न लग्न में जो बात इनकम्प्लीटेड एरिया को जो बात पूरी नहीं है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा 7th हाउस से पूर्ण हो जाता है, ये बोल सकते हैं। बोल सकते हैं बिल्कुल। बट वो 7th हाउस उसके लिए ना वो होना चाहिए फ्रेंडली। लाइक लाइक ये तो वो है लोग अगर एक्वेरियस का हो गया जैसा, तो लाइक फिर 7th हाउस में तो सिंह राशि पड़ेगा जो उसका अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट हो गया, तो इसमें इसे में क्या करें? तो वो तो पूर्ति नहीं होगी उसमें, ए ओके ओके। है ना। तो वो बात आपकी सही है कि 7th हाउस को पूरा कर, यही तो मैंने अभी बोला ना, हमारे बोलने का सेंस क्या था कि पार्टनर है उसका, करेक्ट। लाइफ पार्टनर बोलो, बिजनेस पार्टनर बोलो, लाइफ पार्टनर काम क्या है कि जो आपके पास नहीं है वो सामने से मिलेगा, है ना, पूर्ति। यही एक वीपी गोयल जी का लेक्चर है बड़ा फेमस, सप्तऋषि में, ऑलरेडी वो चैनल में आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसमें क्या था, हमने क्या उसमें क्या देखा था कि वो बोलते हैं ना कि शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि शिव है लग्न और 7th हाउस उसका शक्ति है, ऐसा करके पढ़ा रहे थे, ठीक है। बात तो सही है, पर यहाँ एक चीज का ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर हमें वो दोनों हाउसेस के जो रूलर्स है ना वो फ्रेंडली हुए, तब वो सपोर्टिव है, हमेशा नहीं रहेगी। तो इसका मतलब लाइक जिसके 7th हाउस में वो सपोर्टिंग नहीं होगा, तो उन हाउस में हमेशा उसके अगेंस्ट में या सोशल सर्कल में या उसके पार्टनर में हमेशा क्लैश रहेगा, वो बोल सकते हैं। क्लैश रहेगा, डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है। ओके सर। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है सर हाँ। सर 1-7 का रिलेशन जो होता है वो तो अपोजिट का रिलेशन होता है, तो सर वो तो कभी भी एक दूसरे के सपोर्टिव राशियां एक दूसरे के आमने सामने कभी होती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बोला सपोर्टिव राजा प्लैनेट वाइज। प्लैनेट वाइज सर जैसे लियो लग्न में सर सूर्य और शनि 1-7 है, लग्न सूर्य का है और 7th हाउस कुंभ शनि का है। और अगर हम मीन राशि में तो सर बृहस्पति का लग्न है और मरकरी का 7th हाउस है, तो सर ये तो माली के दोनों के ऑपोजिट हुए ना हमेशा। 1-7 राशि तो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी होती है, तो सर एरीज में इसमें एरीज में सर वीनस और मंगल को आपस में सपोर्ट बहुत सपोर्टिव तो नहीं है हर उसमें सर 1-7 राशि का रिलेशन ही नहीं नहीं, अपोजिट का है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सपोर्टिव नहीं होने का मतलब क्या, थोड़ा बहुत सपोर्टिव है। वो एक Venus और दूसरे Mars, के वो एक दूसरे से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक चाहेगा कि उसका वो चीज मेरे पास आ जाए, मतलब मेरे में जो उसमें जो नहीं, कमी है वो उसमें है वो चीज। जो मैंने आपको बताया अभी मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि मंगल, मैंने आपको एरियस के बता रहे थे कि मतलब पढ़ रहे हैं Aries को, ठीक है। तो आपने जो लग्न आपने बताया सारे ना, वो सारे लग्न बिल्कुल सही है, दोस्तों सब अपोजिट है, एक्वेरियस में अपोजिट, धनु में अपोजिट, ठीक है। सर मकर Pisces में, राशि में भी अपोजिट, मकर में बिल्कुल अपोजिट है, सब में बात सही सब है। में अपोजिट है सर। सब में नहीं है ना, मैं वही तो अब एरीज की जब हम बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बोला, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि वो सब कुछ साथ में करेंगे, सब कुछ उनके फेवर में है। मैंने पर्टिकुलर टाइम यूज किया, मैंने बोला बिजनेस, ठीक है। मैंने बोला बिजनेस क्यों, उसका कारण ये था कि एरीज के लिए मैंने क्या बोला कि एरीज में लग्न में मंगल, ठीक है, मंगल को बैठाएंगे। मंगल का मैंने क्या बोला कि मंगल है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिस्ट है जो बनाता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। 7th हाउस में बोला वीनस, वीनस में है बिजनेस सेंस, कि बाकी बाकी प्लैनेट्स में नहीं है बिजनेस सेंस इतना जितना वीनस के अंदर है। मरकरी बिजनेस का कारक है, वीनस के अंदर बिजनेस सेंस है। वो लग्न में जहां पर मंगल और वीनस, है ना, एक दूसरे के सामने सामने आते हो, वहां पर 1-7 में खासकर, ठीक है। तो वहां पर वो पर्टिकुलर लग्न में वो लोग बिजनेसमैन, बिजनेस ज्यादा अच्छा वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू अदर लग्न, है ना। तो ये तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा दोनों सपोर्टिव रहेंगे, मैंने बोला बिजनेस सेंस में, क्योंकि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो मंगल और वीनस को कोलैबोरेशन में लाने में आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से
कैरेक्टरिस्टिक्स से दोनों को साथ में लेके आते हैं। आपको पता है, जैसे आपने भी बोला लियो, ठीक है, तो लियो के सामने कौन सा लग्न आएगा, वो राशि आएगी सॉरी एक्वेरियस ठीक है। एक्वेरियस एक में Pantera Tigris, Pantera Tigris. एक में पड़ा सैटर्न, एक में पड़ा आपका सन, है ना, दोनों हम एनिमी है। बट आपको पता है सर कि मैं दोनों बहुत के परेशान हूँ, मेरा काम नहीं है, मतलब कुछ ऐसे। अरे यार तुम मेरे को दूसरा, सर मैं तो मजबूरी में छुट्टी परेशान सब तुम्हारे साथ बैठे हुए सन एंड सैटर्न, ठीक है। सन एंड सैटर्न हमें पता है कि दोनों एनिमी है, नो डाउट अबाउट इट। बट इन दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई क्वालिटी है जो आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कोई भी प्लैनेट 100% एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कभी नहीं, नॉट इवन सैटर्न एंड मून। कुछ ऐसे क्वालिटीज होती हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगी। उन कॉम्प्लीमेंट के बिहाफ में आप खाली वो प्रोडक्शन उस लग्न के लिए रिलायब वो है क्या बोलते हैं उसको, रिलेवेंट होती है। पूरा का पूरा हर चीज हम लोग 1/7 को लेके हम लोग फ्रेंडली नहीं बोल रहे। इसलिए मैंने सिर्फ एक यूज किया कि एरीज लग्न में बिजनेस सेंस वाइज अच्छा होने के कारण इस लग्न वालों को बिजनेस पार्टनरशिप में करना सूटेबल है, बस इसी लग्न के, बाकी हर लग्न में नहीं है, ठीक है। हर लग्न में फिर वो अलग अलग वो प्रोडक्शन आपके निकलेंगे डिपेंडिंग ऑन दी वो कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों के बीच में कोलैब हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि लग्न सूत्र में जो भी आप पढ़ोगे उसको बिल्कुल एज इट इज नहीं अप्लाई करना है हर लग्न में। हर लग्न में उसका नेचर चेंज होगा, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वो फीचर है प्लैनेट्स के जो उस हाउस में उस ग्रह की एक चीजें हो सकती हैं जो लग्न के साथ कंट्रीब्यूट करता हो, उसको उठाना है, सबको नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे फीचर भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एंटी है लग्न के साथ। वीनस का कोई ऐसा ट्रेड उठाओ जो मंगल के साथ है बिल्कुल अपोजिट है, वो भी प्रिडिक्शन बन जाएगा, वो नेगेटिव प्रिडिक्शन होगा। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बिजनेस सेंस का, ये शुक्र का इक्वालिटी है बिजनेस सेंस। अब शुक्र का बिजनेस सेंस आप कौन से हाउस में लगाओगे? और तो कोई हाउस नहीं है जहाँ पर बिजनेस सेंस यूज होता हो, खाली 7th में तो यूज होगा, है ना, इसीलिए वो एरीज में एप्लीकेबल है। तो ये हम लोग लियो में नहीं लगा सकते, सैटर्न में नहीं है बिजनेस सेंस, ठीक है ना, हम लोग कैंसर में लगा सकते हैं, है ना, नाम की और नहीं, बट एरीज में लगता है। इसलिए ये डिपेंडिंग ऑन द लग्न हमको ये चीज निकालनी है, है ना। अभी जैसे एक और प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि एरीज लग्न को वेल्थ एंड सक्सेस में ना बहुत डिले होता है ना, वेल्थ एंड सक्सेस मिलने में बहुत डिले होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं कि लाइफ के सेकंड पार्ट में जाके उनको सक्सेस मिले। क्यों? क्योंकि इच्छा की जगह पे वो सैटर्न रूल कर रहा Aquarius rule है, एक्वेरियस रूल कर रहा है। हाँ, एक्वेरियस और रूल कर रहा है इसलिए नहीं, है ना, एक्वेरियस रूल तो कर ही रहा है साथ में ना, वो आप देख रहे हो उसका सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी है लग्न का, इसीलिए हमने ग्रह बैठाए हुए थे सारे, हाँ, लग्न में है ना। तो यानी ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी स्ट्राइकिंग फीचर है एरीज के साथ, है ना। हर हर लग्न में ऐसा नहीं होगा कि सबको डिले होगा, ये सैटर्न एंड मार्स की इक्वेशन की वजह से ऐसा है ना। अगर पाइसेस लगना हो जाए यहाँ पे तब भी तो सैटर्न नहीं पड़ेगा, 11th में ही सैटर्न, तब भी सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा लग्न पे, जुपिटर पे, है ना। तो पाइसेस लग्न एरीज लग्न में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ फर्क है उस ग्रह के इक्वेशन के बीच, है ना।
एक है सैटर्न जुपिटर का, एक है सैटर्न मार्स का। क्वेश्चन कहाँ चाहिए, कहाँ पर बिगड़ा हुआ है? सैटर्न मार्स का डिस्टर्ब है नहीं क्वेश्चन? राइट, मार्स सैटर्न जुपिटर हाँ आईसी से बेटर है। बेटर है। तो हम लोग अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? जो हमने बोला एरीज लग्न में कि सक्सेस में डिले होता है, ये स्ट्रगल होता है और बहुत लेट मिलता है, क्या ये पैसेज में लागू हो गए? नहीं सर। है ना? पैसेज में लागू नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये योग है, बात सही है। बट ध्यान रखना, अगर जिस कुंडली को आप प्रिडिक्शन दे रहे हो, ठीक है, अगर उस पैसेज लग्न में ना और दो और मैलेफिक प्लैनेट अगर लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हो या 11 को एस्पेक्ट कर रहे हो तो डिले करा देंगे, है ना? सैटर्न और उसके बीच में इक्वेशन से ही मान के चलो कि इसी पैसेज लग्न में 11th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट भी हो, है ना, या मंगल एस्पेक्ट कर रहा हो, तो जरूर डिले करा देगा फिर से। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो सक्षम है देने के लिए सक्सेस एंड वो उस लग्न की। बात समझ में आ रही है? तो हर प्लैनेट, अभी जैसे एरीज लग्न वालों का एजुकेशन कैसा हो सकता है? जनरल जनरल प्रोडक्शन जैसा अगर हम करना चाहें, एरीज लग्न है, फॉर्मल एजुकेशन 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस मून रूल करता है, ठीक है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर लग्न में 10th हाउस में हमने सैटर्न को बैठाया हुआ है, ठीक है, सैटर्न एस्पेक्टिंग मून, वहां से मंगल मून का एस्पेक्ट कर रहा है। और कुछ वो जो 4th हाउस है वो प्लेसमेंट है जहां मंगल डेबिलिटेशन में होता है एरीज लग्न में, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है अनटिल एंड अनलेस कुंडली में अगर 4th हाउस बहुत ज्यादा अगर बेनिफिट ग्रहों के साथ इन्फ्लुएंस में हो तो ही ओवरकम होता अदरवाइज टेंडेंसी रहती है कि हमेशा एरीज लग्न वालों को फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। एजुकेशन रुक सकती है रुक सकती सैटर्न। है, डिस्टर्ब हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, है ना। बट प्रॉब्लमेटिक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? राइट, ठीक है। इसका मतलब आपको एक और अब नया सूत्र मिलेगा कि आपको हर लग्न में आप आइडेंटिफाई करो कि वो लग्न लॉर्ड कहाँ डेबिलिटेशन में होता है, किस हाउस में, और वो जिस हाउस में डेबिलिटेशन में हो रहा होगा ना, उस पर्टिकुलर हाउस की वीकनेसेस को वो दिखाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर हाउस की जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो उसको हाईलाइट करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कैंसर लगना है, ठीक है, कैंसर लगने का लॉर्ड कौन हुआ? मून। मून कहाँ डेबिलिटेशन में होता है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, है ना। और कैंसर लगने में स्कॉर्पियो कहाँ पड़ता है? Fifth house. 9th house. सर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ Oh, no. फिफ्थ हाउस। फिफ्थ में पड़ा ना। Okay. हम्म। Yeah. तो क्या अब इसका क्या करोगे प्रोडक्शन? अनलकी Sir, अनलकी इन लव लाइफ, इंटेलिजेंस में थोड़ा इश्यू होगा, चिल्ड्रन में समस्या होगी। चिल्ड्रन में समस्या है ना। और सब जब जो मंत्र पितृ मंत्र बोलेंगे तो मंत्र बोलने में कठिनाई होगी। रुकावटें आएंगी, ठीक है, ऐसा सब कुछ चीज है। बट सबसे ज्यादा तो पितृदोष का जो इम्पैक्ट होता है ना वो कैंसर लगने में बोला जाता है, ठीक है। इसका कारण ये भी होता है बाय डिफॉल्ट वो ज़ोडिएक वाइज ये इसी हाउस में जाके डेबिलिटेशन हो रहा है। sir, it will be the same if the Lagna is Taurus, because then the 5th house will be Virgo. Kind of similar thing. अब वो टॉरस हो गया, ठीक है, टॉरस का लॉर्ड है वीनस, वीनस का डेबिलिटेशन में होता है, फिर तो सिमिलर कंडीशन बन रही है, ठीक है। इसका अब इसमें एक नया रूल ऐड कर लो, एक्सॉल्टेशन भी ले सकते हैं, है ना। तो जो ये वीकनेस बता रहा है, जो आपको ये नेगेटिव ट्रेड बता रहा है, एक्सॉल्टेशन वाला वो क्वालिटीज हैं जो उस लग्न को ना बाय डिफॉल्ट एज अ गिफ्ट मिली है ना। वो उसको जीवन में और अच्छा इसको यूटिलाइज किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर उस चार्ट में एफ्लिक्शन में ना हो पर्टिकुलर हाउस। तो कैंसर लगना में
डेबिलिटेशन हमें पता है 5th में गया, एक्सॉल्टेशन कहाँ गया? Taurus, Taurus, तो टॉरस Yeah. कहाँ पड़ रहा है? 11th house. 11th house. 11th house. Good friend circle. Nice income. Gains. इनकम, फाइनेंशियल गेन्स, है ना, ये सब चीजें। Gains. हाँ, Nice financial gains. तो Might ये work in NGO. तो अब आपको करना क्या है असाइनमेंट, अब सुनना, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक, इसमें और भी लेयर्स हैं, हम बाद में सर करेंगे इसमें उसे। सर इसमें तो लाइक एक ऑब्स्टिकल आ गया, लाइक जो हमने पहले पढ़ा था अभी पढ़ रहे हैं ना, तो लाइक आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट लग्न सूत्र में। अभी क्योंकि मेरे दिमाग से एक्वेरियस ही आ रहा है, तो एक्वेरियस का सैटर्न, एक्वेरियस लग्न में सैटर्न 9th हाउस में तुला राशि में उच्च हो जाएगा, जी। उच्च का होता है। हम्म, पर अगर हम वो बाधक का लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, तो बाधक केस भी उधर का ही बाधक आप भी वही होगा ना, और बात तो भी होगा, तो सही है। सो लाइक इसमें तो लाइक क्लैश हो गया ना सर। नहीं क्लैश बादल तो वीनस होगा नहीं उसमें एक्वेरियस। नहीं, मैंने बाधक हाउस का बोला है ना। बाधक बाधक हाउस में एक्सॉल्टेशन में रहता है, ठीक है, उसका भाग्य होगा, सब कुछ होगा। ऐसा थोड़ी बोला गया है कि एक्वेरियस वालों का कभी भाग्योदय नहीं होता, ये तो कभी नहीं बोला किसी ने, नहीं 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 है बोला, ना। लाइक बाधक बाधक का मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्य रोक लेगा, और नहीं, मतलब ये कि भाग्योदय होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, बट जब उसका पीरियड ऑपरेशन में आएगा बाधक केश का, तो वीनस की पूरी दशा खराब नहीं जाती ना, कुछ पर्टिकुलर कुछ फेज होगा जब बाधक वहां पर ऑपरेशन में है ओह ओके ओके, है ना, दैट उसका भी मींस तो अपना टाइम ड्यूरेशन होगा ना। दैट मींस एक्वेरियस को लाइक 9th हाउस का वो सब कार्यकर्ता आ जाएगा, हाँ और फिर उसको लेंगे, उसको वो इजीली आएगा डेविलेशन में, उसमें हमेशा थोड़ा इशू रहेगा, ये बोल हाँ, सकते हैं। बोल सकते, ठीक है, तो उसका डेबिलिटेशन कहाँ पड़ रहा है? 3rd हाउस में। 3rd हाउस, इसका मतलब 3rd हाउस, एक्वेरियस हमेशा लेजी हो जाएंगे। हाँ, मतलब वही उसका सुन रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ेगा? करेज में पड़ेगा, कॉलेज करेज, में पढ़ेगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन, पड़ेगा, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, छोटे भाई बहन के साथ कैसा रिलेशनशिप है ना, या बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे वो लोग, या बिल्कुल ही या इग्नोर करेंगे, एक्सट्रीम में बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्वेरियस का हैंडराइटिंग भी खराब हो जाएगा, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा। डिपेंड करता है, अभी जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट योग है, ठीक है, हम्म। पर मान के चलो भगवान ना करे आपके सामने कोई ऐसा कुंडली आ जाए जहाँ 3rd हाउस में बहुत ज्यादा बेनिफिट इन्फ्लुएंस है, तो इस पर्टिकुलर जो क्वालिटी को वो फिर ओवरराइड भी करता है, ठीक है। तो लग्न सूत्र का मतलब ये है कि आपका बेसिक माइंडसेट डेवलप करना उस लग्न के लिए, ठीक है। आपको पता है कि कोई चार्ट आया तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं इस चार्ट में, अब उस चार्ट में कितनी चीजें हाईलाइट हो रही है वो तो आपको ग्रह बताएंगे ना उस टाइम के, जो एक्चुअली प्लेस्ड होंगे। हो सकता है एक्वेरियस में सैटर्न जाके 9th में ही बैठ गया उसमें एक्सॉल्टेशन में, तब तो उसकी अच्छी प्रिडिक्शन है, फिर तो पक्का होनी होगी, जो आपको पता है पहले से, है ना। बट मान के चलो उसी लगने में जाके सैटर्न बैठ गया एरीज में, एरीज को आस्पेक्ट कर रहा है, तो वो जो उसकी नेगेटिव ट्रेड से अब आप उसको ज्यादा हाईलाइट करोगे, है ना। अब जब आप उसमें ग्रह आप बैठा दोगे एक्चुअल प्लैनेट्स, तो उसमें कितने प्रिडिक्शन आपको बोलने हैं, कितनों को रोकना है, ये आपको समझ में आएगा। बट उससे पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए पूरी 200-300 प्रिडिक्शन की हर लग्न पे, तो फिर आज से 2-3 साल के बाद वो टाइम आएगा जब आपके पता में लग्न आते ही आप कम से कम 20 प्रिडिक्शन आप करोगे, 20 में से 18 सही होंगे, ठीक है। हो सकता है 20 भी सही हो जाए, ठीक एक्सपीरियंस है। सर। हाँ, रहता है, ठीक है, बट ये आसानी तरीका है करने का, इसीलिए अभी क्लास के रात में जब आप सोने जाएंगे तो इसी एरीज लग्न को आप लिखो, है ना, मार्क करो कि कहाँ पर एक्सॉल्टेशन है, कहाँ डेबिलिटेशन है, रात भर यही सोचो कौन से ऐसे कारक तत्व है तो एक्सॉल्टेशन में उठ सकता है। इसको आप किसी भी लेवल पे आप लेके जा सकते हैं, मैंने बोला ना अभी लग्न सूत्र बहुत बड़ा है, मैंने जस्ट आपको अभी आज इनिशिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आज आप इसे मेहनत करोगे तब जाके मैं एटलीस्ट 1-2 महीने बाद जाके दूसरी क्लास ले पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं सारी क्लास लेके खत्म कर दूं और कुछ ना मिले, ये बोनस क्लासेस आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बोला एक्वेरियस एग्जाम्पल, ठीक है, एक्वेरियस में एक्सॉल्टेशन पता है 9th हाउस में जाता है, 9th हाउस के अच्छे रिजल्ट सब मिलते हैं, ठीक है। अब वो 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट कौन से होते हैं? हो सकता है
हम ये बोल सकते हैं कि एक्वेरियस वालों को अच्छा गुरु मिलता है, बोल सकते हैं सर। बट वो यस। तभी पॉसिबल है जब आपको ये पता हो कि अच्छा गुरु, गुरु का सिग्निफिकेटर कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति, जुपिटर, यस यस। है ना। अभी इस पर्टिकुलर लग्न में जुपिटर, जुपिटर कहाँ डेबिलिटेशन में रहता है? कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ट्वेल्थ कैप्रिकॉर्न ट्वेल्थ इस लग्न में कहाँ पड़ता है? 12th में। ट्वेल्थ ठीक है, तो बहुत माइनर डिफरेंस है कि ये लोग गुरु के साथ धोखा भी कर सकते हैं, है ना। गुरु को परेशान भी कर सकते हैं, गुरु इसको परेशान भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जुपिटर्स पोजीशन। तो ऐसे लग्न वाले, मतलब 12th हाउस का हम पेंडिंग कर्मा भी बोलते हैं, 6, 8, 12। ठीक है, कोई अगर आपको ऐसा लग्न मिल रहा है जहां आपको दिख रहा है कि 9th हाउस एक्सॉल्टेशन का हाउस है ना, बहुत प्राइम हाउस है, और उस प्राइम हाउस का एक कारक तत्व ऐसा है जो 6, 8, 12 में भी डेबिलिटेशन में जाता है, तो उसका बहुत बड़ा एक अनरिजॉल्व पेंडिंग करना होता है एक्वेरियस लग्न वालों के साथ उनका गुरु का। ठीक है, अगर एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट उनको चाहिए तो एक और रेमेडी हो सकता है कि गुरु को ज्यादा से ज्यादा वो लोग सेवा करें, गुरु का कहना माने, आज्ञाकारी बने गुरु की भी, तब एक्वेरियस का जो लिब्रा साइन है ना वो यूं एक्टिवेट हो। इससे नेचुरल रेमेडी पड़ता है हर लग्न के लिए। लाइफ टाइम रेमेडी क्या हो सकती है? उस लग्न का देखो एक्सॉल्टेशन कहाँ पड़ता है ना, उस एक्सॉल्टेशन में आप देखो, उस एक्सॉल्टेशन का एक ऐसा कारक तत्व ढूंढो जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, और वो देखो कि उस पर्टिकुलर हाउस में वो कहाँ जाके डेबिलिटेशन में होता है, रेमेडी वहां से निकल के आता है। तो सब कुछ एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन बहुत बेसिक्स पे हम लोग घूम रहे हैं, बट आपको ये फ्रेम करना आना चाहिए कि आप इसको कैसे आप इसको निकाल रहे हो बाहर, है ना। आपको ये चार्ट आपके सामने ऐसा आ जाए एक्वेरियस लगना जिसका 12 में ही जुपिटर बैठा हुआ है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन का भले ही एक्सॉल्टेशन 9th में है ना, वो पर्सन हमेशा परेशान रहेगा अपने गुरु से, है ना। गुरु से चीट हो जाना, बहुत लोग होते हैं ना कि किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, गुरु मान लिया, बाद में 6 साल बाद पता लगा कि वो तो फ्रॉड निकला या पैसे ले ली सब उड़ गए। एक्वेरियस वाले ज्यादा विक्टिम मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि एक्सॉल्टेशन में है वो हाउस, तो फटाफट ऐसे चीजों का एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलता है, बट ट्रैक के साथ, है ना। ये चीजें हमको ऐसे सोच के करना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि एक्वेरियस वालों के ना उनकी जो वाइफ होती है ना, वो मैक्सिमम चांसेस में ना वही उनके फादर बन के अगले जन्म में उनके फादर बनते हैं, मतलब अगले जन्म में फादर बन के उनका जन्म लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन को रिप्रेजेंट करता है ना, सन रूल करता है ना। सन को रिप्रेजेंट करने से क्या मतलब होगा? नहीं, वो सेवेंथ हाउस का वीनस थर्ड। वीनस सर, वीनस नो। वीनस और नाइट हाउस का कनेक्शन। सोचना इस बारे में, ठीक है, सोचिएगा इसमें, ठीक। क्योंकि मेरे को लगता है कि वो पार्टनर सिंह राशि होता है, सन रूल करता है, इसलिए होगा शायद। देखो क्या होता है कि एक्वेरियस लगना है, ठीक है, मैं बताता हूँ उसको, ठीक है, पर ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करने बहुत कुछ है करने के लिए। पहला बेसिक्स पे आप लोग करोगे, तो मैंने बोला अभी अभी एक्वेरियस लगना में 9th हाउस में एक्सॉल्टेशन, ठीक है। 9th हाउस में मैंने आपको गुरु का एक लिया एग्जाम्पल, बताया कि जुपिटर हमारा डेबिलिटेशन करता है वहां पर। 9th हाउस में और भी क्या होता है? 9th हाउस फादर का भी होता फादर का। फादर। है ना। तो ये सब आपको ना भाग्य के भाग्य बन के मिले इस जीवन में, आपका फादर, आपका गुरु, आपका भाग्य अच्छा है तो अच्छा ये मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भाग्य का हाउस है जहाँ एग्जॉल्टेशन पड़ रहा है, मतलब भाग्य का बहुत कंट्रोल है ना, और वो फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फादर एंड गुरु का, गुरु। ठीक है। अब वो फादर का जो मेन जो वो है प्लैनेट सन, है ना, उसका एक पर्टिकुलर साइन है जहाँ वो मूल त्रिकोण में रहता है, या खुद का साइन,
है ना। और वो फादर का जो बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल जोडिक साइन है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली में 9th साइन पड़ती है जो फादर का है Sagittarius. ना। तो सेजिटेरियस साइन को मार्क करो और लियो साइन को मार्क करो, है ना। तो इनका फादर का इसके साथ बहुत गहरा इक्वेशन होता है जो भाग्य बन के इनको मिला है। तो सेजिटेरियस साइन लिब्रा वालों को कहाँ पड़ता है? Third 11th house. हाउस, हाँ, 11th house. 11th हाउस में, ठीक है। और लियो साइन कहाँ पड़ रहा है? 7th Seventh हाउस, house. यानी वाइफ, स्पाउस, ठीक है। तो एक्वेरियस लग्न वालों का भाग्य है, इनके भाग्य के तौर पर इनके इनके जो फादर जो मिले हैं ना, वो हो सकता है कि प्रीवियस उसमें वो उनके वो स्पाउस या 11th के बड़े भाई बहन। तो ये साइकिल चलता है ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने आपको ऐसा बताया, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। वरना पता लगा कि क्लास के बाद आप लोग चेक कर रहे हैं कि आपका स्पाउस कौन है, तो पता लगा वो आपके बच्चा निकल के आ जाए 5th हाउस से, कोई परेशान। तो ये सब नहीं करना, ठीक है। इसलिए ये पास्ट लाइफ चीजें ना, इसको थोड़ा सा भी इग्नोर कर। सही बात पूछना हाँ सर। लियो लग्न के लिए सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है हाँ सर, लेकिन जो मेष राशि है वो उसके बाधक हाउस में आती है। हाँ। और सर जहाँ वो डेबिलिटेड होता है वो थर्ड हाउस है, हम्म। वहां 7। तो सर इन दोनों ग्रह हाउसेज में से लियो राशि के लिए सब प्रॉब्लमेटिक हाउस बेसिक कौन सा रहेगा? लियो देखो, लियो लियो के लिए आपने पूछा प्रॉब्लमेटिक, ये तो प्रॉब्लमेटिक हम लोग एग्जॉल्टेशन तो नहीं निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जैसे वो डेबिलिटेशन। बाधक है, हाँ बाधक तो हाउस बाधक, है। वो तो एक्वेरियस में भी था ना बाधक, जब एक्वेरियस हम डिस्कस कर रहे थे, एक्वेरियस में भी बाधक 90 था, Right. यस सर। है ना। तो यहाँ भी तो बाधक से कोई मतलब नहीं है उससे, मैंने बोला ना, बाधक अपने टाइम पे काम करे, तो उसको लेके इस पूरे हाउस को हमें नहीं स्पॉइल करना है। सर मतलब बाधक का रिजल्ट टाइम टाइम पर डिपेंड करता है, किस टाइम बिल्कुल बिल्कुल, वो जब राहु उसको एक्सपेक्ट करेगा चांस। मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमें इसको पूरे इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना आपको। लियो है, उसका वीकनेस डिपेंड करता है डेबिलिटेशन पे, यानी 7th हाउस, और सही 3rd हाउस पे, थर्ड हाउस। यस सर। है ना। और उसकी जो स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, वो डिपेंड करता है एरीज पे, इट मींस 9th यस हाउस, सर। है ना। ऐसा, ठीक है। सेम वही 9th में फिर हमारे गुरु आ गए, ठीक है। अब लियो लगने वालों के गुरु के साथ क्या इक्वेशन है ना। तो वो जो जुपिटर है वो कहाँ एक्सॉल्टेशन में रहता है? डेबिलिटेशन में रहेगा, कैप्रिकॉर्न। तो लियो के लिए कैप्रिकॉर्न साइन कहाँ पड़ी? 6th हाउस में सर। 6 में। तो सेम जो एक्वेरियस के साथ इक्वेशन है वो सेम यहाँ भी, है ना। तो ऐसे लोगों को भी गुरु के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मतलब अच्छा सोच समझ के गुरु बनाए, उन तक जितना आप लोग उसको उनका कहना मानोगे, उनका धीरे फॉलो करोगे, उतना भाग्य में वृद्धि है। क्योंकि वहीं पर तो एक्सॉल्टेशन में है ना उसका पूरा, उस राशि का जो प्राइम फैक्टर है वो वही उसी है, ठीक है। तो ऐसे एंडलेस चीजें निकलती हैं, तो हम इतना डीप नहीं जाते हैं। अब बेसिक्स में आप क्या करो कि हर लग्न में आप आइडेंटिफाई करें पहले तो तत्व के बेसिस पे, है ना, चर फिर द्विस्वभाव राशि के बेसिस, ठीक है। ये फिर हर लग्न में आपको प्लैनेट्स को बैठाओ और कोशिश करो इंटरप्रेट करने की, चार्ट प्रिडिक्शन कलेक्शन करो, ठीक है। 12 के 12 लग्न, मैं एक सेशन और लूंगा अगले हफ्ते फिर से, ठीक है। और थोड़ा हम बात करेंगे इसी पर थोड़ा, और मैं थोड़ा को सिस्टमेटिक और अप कराता हूँ, आपको बेस आपको समझ में आ चुका है आज, ठीक है। अब हम कोई ऐसे कोई रैंडम लग्न लेके उसमें हम कोशिश करेंगे प्रोडक्शन करने की। सिर्फ इतने ही रूल्स जितने हमने आज किए हैं, इससे ज़्यादा और नहीं लेंगे, ठीक है। इतने पे पहले आप मस्ती कर लो, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, एलिमेंट्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट, बड़े 4 चीज़ें आपको लेके चलना, कर लेंगे इतना, ठीक है। जी नेक्स्ट सर। सेशन में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग अपने नोट्स रेडी करें, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी थिंक पे।
ठीक है।